बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक एंटी क्लाइमेटिक दिन। जी हाँ, आज हम सुबह खुले, अच्छे गैप अप के साथ खुले। निफ्टी पर 26,300 के ऊपर खुले, बैंक निफ्टी पर 60,000 के ऊपर खुले और वहाँ से फिर मुनाफा वसूली। लेकिन मुनाफा वसूली ऐसी भी नहीं है कि किसी चीज़ का डर लगे। एक कॉमन सेंसिकल बात जो थी वो की मार्केट ने आज। इस बीच में एक अच्छी चीज़ ये हुई कि स्मॉल कैप ने कैचअप प्ले करना शुरू किया है। ये एक मार्केट के लिए शायद एक पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। खैर, अब एक काम करेंगे, इस शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। डॉलर के मुकाबले रुपए की रिकॉर्ड गिरावट से बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े। ऊपरी स्तरों से करीब 140 पॉइंट गिरकर निफ्टी 26,200 के नीचे। रिकॉर्ड तेजी के बाद बैंक निफ्टी भी 60,000 के नीचे आया। स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया $1 का भाव 89 रुपये 76 पैसे तक पहुंचा। एक महीने में करीब 90 पैसे कमजोर हुआ। FIs की बिकवाली से बड़ा दबाव। आज मेटल्स, ऑटो और कैपिटल मार्केट शेयरों में खरीदारी। तीनों इंडेक्स आधे % से ज़्यादा मजबूत। केफिन टेक करीब 4% चढ़कर F&O के टॉप गिनर्स में शामिल। साथ ही IT में भी रौनक, लेकिन रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर दबाव। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट GPT में खरीदारी। सिल्वर में जोरदार तेजी से हिंदुस्तान जिंक भागा, शेयर करीब 3% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। वहीं मुथूट फिनेंस, लाइफ फाइबर, साथ ही नवीन फ्लोरिन में भी रौनक। उधर चार्ट GPT शेयर, इंडियन होटल्स, वेदांता, पेटीएम भी ऊपर। नवंबर के ऑटो नंबर से अच्छे संकेत। TVS का जोरदार परफॉर्मेंस जारी। नवंबर में कुल बिक्री 30% बढ़ी। EV बिक्री में भी 46% का उछाल। बजाज की बिक्री में 8% का उछाल। अशोक लेलैंड की बिक्री 29% बढ़ी। हालांकि M&M की बिक्री में अनुमान से कम ग्रोथ। CNBC आवाज की खबर पर मोहर। FM ने पेश किए 2 बिल। पान मसाला गुटखा पर सेस के लिए हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी बिल, तो सिगरेट और सिगार पर टैक्स के लिए सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल पेश। एंटीबायोटिक ड्रग जेनिक के लिए US FDA से मंजूरी के बाद वोखार्ड 12% उछला। भारत की पहली फार्मा कंपनी जिसको फास्ट ट्रैक अप्रूवल मिला। चलिए अब बात करते हैं आज की मार्केट की। आज हमारे लिए गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल। आज हमारे लिए एक प्रॉफिट बुकिंग का दिन। और जैसे हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, मैं ना नॉर्मली एक चीज़ कहता हूँ कि जब मार्केट में सब कुछ अच्छा हो ना, तब मार्केट एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है। और मैं सरप्राइज नहीं हूँ, आज की प्रॉफिट बुकिंग आई है। बैंक निफ्टी ने भी 60,000 का वो जो हमारा फाइनल टारगेट था इवेंचुअल, वो हासिल किया। और उसके बाद एक ज़बरदस्त मुनाफा वसूली की शुरुआत हुई। देखिए, एक चीज़ समझिए, अभी भी मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। और ये जो डिक्लाइन आ रही है, ये दोबारा एंट्री का ही मौका होगा। अब उसमें दोबारा एंट्री कहाँ करनी है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये डिबेटेबल हो सकता है। लेकिन फैक्ट यही है कि एक जो रिस्क रिवॉर्ड है वो सुबह में एंट्री करने का नहीं था। लेकिन अब हो सकता है कि आखिरी के आधे घंटे में शायद मार्केट में रिकवरी दिखे। ऑटो सेल्स के आंकड़े थोड़े से मिक्स्ड हैं। खासतौर से M&M ने थोड़ा डिसअपॉइंट जरूर किया, उस वजह से थोड़ा सा इंडेक्स पर भी एक इम्पैक्ट आया। लेकिन TVS, अशोक लेलैंड और अभी देखिए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के नंबर आ रहे हैं, ये भी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेटर लग रहे हैं। और आई थिंक टाटा मोटर्स PV का एक बार स्टॉक भी दिखा दीजिएगा ज़रा। देखिए एकदम से सर्च कर रहा है ये स्टॉक, करीब 5,000 यूनिट में 10% का बीट है, करीब 8-10% का, तो वो भी अच्छा नंबर है। तो ओवरऑल सब ठीक है। हाँ, बस ये है कि थोड़ा सा आज एक लॉजिकल था कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, उसमें थोड़ा डॉलर रूपी का भी इम्पैक्ट हो सकता है। बहुत कुछ है जो हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल डिस्कस करेंगे डिटेल में इनफैक्ट, लेकिन दर्शकों को बताना ज़रूरी कि जो CNBC आवाज़ के साथ जुड़े रहे वो फ़ायदे में रही, कमाई हुई है उनकी, क्योंकि आज सुबह की रणनीति जो है वो सटीक बैठी। हमारी बिल्कुल सही रही रणनीति। आज सुबह हमने साफ कहा था कि आज सिर्फ एंट्री का नहीं, मुनाफा वसूली का भी दिन है, प्रॉफिट बुकिंग का भी दिन है। तो वही साबित होता हुआ नजर आया। एक बार फिर से रिविजिट करते हैं और देखते हैं कि क्या कहा गया था।
आज हो सकता है मार्केट एक बार के लिए ऊपरी लेवल पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखा दे, क्योंकि जब हर कोई पॉजिटिव हो जाए, सब कुछ बुलिश हो जाए, तब मार्केट थोड़ा सा कई बार एक गुगली फेंकता है। ये पॉसिबिलिटी रहती है हमेशा। 26,300 से 350 का जोन जो है ना, ये बाइंग का जोन नहीं है। यहाँ पर चाहें तो आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर 26,350 फेल हो तभी उस चीज़ को समझिएगा। 26,350 अगर फेल हो, इंट्राडे में प्योरली एक 26,400 के स्टॉप के साथ आप सेल कर सकते हैं, जो मुझे लग रहा है कि आपको एक बार वापस 26,200 250 दिखा दे शायद। आज निफ्टी बैंक पर हमारा 60,000 का तीसरा टारगेट पूरा हो जाना हो जाएगा। 60,000 पर मेरा ये मानना है कि आपका हक बनता है एक बार प्रॉफिट बुक करने का, अगर आपने 58,000 पे लॉन्ग कराया तो। 60,000 पे मैं बेरिश नहीं हूँ, लेकिन 60,000 पर मुनाफा वसूलना ज़रूरी है एक बार के लिए। उसका रीज़न है जस्ट एकदम नियर टर्म में बैंक निफ्टी काफ़ी ओवरबॉट हो गया। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में और साफ तौर पर कहा गया था कि आज पार्शली प्रॉफिट बुकिंग का दिन हो सकता है, वो होता हुआ नजर आया। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ से ये कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या स्ट्रैटेजी हो मार्केट्स पे, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर कौन से लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको? देखिए श्रेया, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ, एक बार जरा डॉलर रुपये लेकर आइए। अब असल में होता क्या है ना, हमारे पास क्योंकि हम एक न्यूज़ चैनल है तो हमको हर मूव को थोड़ा जस्टिफाई करना होता है। तो ठीक है, हेडलाइन तो ये बनेगी कि ऑल टाइम लो पर आ गया डॉलर रुपये, वो आया भी है, लेकिन ऐसा कोई कोलैप्स नहीं है। 16 पैसे का मूव है। खैर इस पर हम थोड़ा देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक एक्सक्यूज़ बन गया। शायद ये नहीं होता तो एक्सक्यूज़ कोई और होता, लेकिन जो आज अब सुबह में बुकिंग आनी थी, हाँ प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, वो सुबह में थोड़ा पता था कि रुपये इस तरीके से इंटरडे में ऐसा मूव दिखाएगा। तो वो तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए मार्केट कोई ना कोई एक्सक्यूज़ पे लैच ऑन कर लेता है, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बहुत बुलिश हूँ दिसंबर और जनवरी को लेकर, और मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर जनवरी में आप, दिसंबर एंड में तो खैर नहीं, जनवरी सीरीज़ में अगर आपको निफ्टी 27,000 के भी दर्शन करा दे। तो आज की जो प्रॉफिट बुकिंग की कॉल थी वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि जो, और स्पेशली उन लोगों को बचाने के लिए जो चाहते हैं कि हम बस 26,300 पे एंट्री करके उसी दिन प्रॉफिट बना लें, उससे बचाने के लिए ये तेज़ी जल्द वापस शुरू होगी। इस बाजार में अगर आपने उस सुबह एक शॉर्ट ट्रेड मिली आपको 26,300 350 पे हमने व्यू लिया था कि इंट्राडे में, वो मेरे ख्याल से पूरी हुई। बस 26,150 200, इससे ज़्यादा नहीं मिलना है आपको शॉर्ट ट्रेड में। शॉर्ट ट्रेड इंट्राडे में काम करेगी कभी कभी, लेकिन पोजिशनली बिल्कुल नहीं करना है। पोजिशनली लॉन्ग का ही नज़रिया रखना है और गिरावट में ही आपको खरीदारी करनी है। इस चीज़ को समझ के चलें। मार्केट में मोमेंटम अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है, बहुत लोगों ने रैली मिस की है, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। जहाँ तक बात ये इंडेक्स के ट्रेड पर है, लेवल पर है, री एंट्री का जोन 26,100 से 26,150 के करीब रहेगा, और आज 26,150 का ही लो था, और दोबारा पोजीशन जोड़ने का समय रहेगा करीब 26,000 से 26,100 और पोजीशन ऐड करने का। बैंक निफ्टी पर अगेन री एंट्री जोन होगा 59,500 से 59,600 का, और पोजीशन और ऐड करने का जोन होगा करीब 59,300 से 59,500 का। या तो अगर आप इन लेवल्स पर भी ले रहे हैं तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि लोअर लेवल पर फिर थोड़ा सा बेसिकली ऐड करें। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि एक साफ जो व्यू लिया गया था कि 60,000 पे मत लीजिए या 26,350 पे मत लीजिए। दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि अगर आपको वापस एक कंफर्मेशन बायस का वेट करना है, तो इस 1-2 दिन जो है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मूड को हो जाने दें, और उसके बाद फिर चाहे तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी। लेकिन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो अभी भी मोमेंटम इंटैक्ट है, कन्विक्शन इंटैक्ट है, लॉन्ग रहना है पोजिशनली। फिलहाल ऐसे लेवल्स बता दिए गए हैं जो आपको ध्यान में रखने और वैसी ही स्ट्रैटेजी अपनानी है। लेकिन आप कमेंटर में मेंशन कर रहे थे अभी डॉलर रुपये, उसी पे मेरा सवाल था और डिटेल में मैं समझना चाहूँगी कि आज जिस तरीके से 21 नवंबर को हमने ऐसी गिरावट देखी थी, फिर से गिरावट आज देखने को मिल रही है। इस गिरावट को कैसे देख रहे हैं आप, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, और क्या इसका कैसा असर आप भारतीय बाजार पर देख रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, मीनवाइल Hyundai के नंबर्स आ रहे हैं और Hyundai के नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर है। करीब 1000 गाड़ियाँ ज़्यादा ही बेची है उन्होंने, तो Hyundai से एक्सपेक्टेशन भी कम थी, लेकिन उस हिसाब से नंबर्स अच्छे हैं, तो Hyundai का स्टॉक इस समय 3.5% ऊपर। देखिए श्रेया, पहली बात तो निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको क्लियरली बता रहे हैं कि मार्केट भले ही ऑल टाइम हाई पर हो, FIs अभी भी सेलिंग साइड पर है, और यही मुझे लग रहा है कि डॉलर रुपये का भी आपको बिहेवियर बता रहा है कि आज फिर से हो सकता है कि FIs ने सेलिंग की हो। और
एक मतलब एक दूसरे तरीके से सोचा जाए तो एक मार्केट को डर लग रहा है कि जो सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, इतनी स्ट्रॉन्ग जीडीपी, इसका मतलब हो सकता है कि आरबीआई रेट कट ना करे, शायद ये पॉसिबिलिटी है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि ये एक थोड़ा सा एफपीआई की थोड़ी सी सेलिंग ट्रेड आई हो। बेसिकली बॉन्ड मार्केट भी यही बता रही है मोर और लेस। लेकिन मैं सच बताऊं तो वो तो हम, क्योंकि एकदम से ऑल टाइम लो होता है या 90 करीब आते हैं तो हम एकदम से घबरा के बोलते हैं क्या हो गया। ट्रेंड तो डॉलर रुपये का यही है, लगातार धीरे धीरे छोटी छोटी धीरे धीरे की वीकनेस जो है, बहुत लोग तो मानते हैं कि 90 पे भी अब रुपये अभी भी स्लाइटली ओवर वैल्यूड ही है, फेयरली वैल्यूड नहीं है। तो उस हिसाब से मैं कोई इससे बहुत ज़्यादा घबराने वाला नहीं हूँ। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से मार्केट की रैली डिटेल हो जाएगी, वो नहीं होने वाला है। वो आप मान के चलिए, ये सिर्फ एक आध घंटे की 2 घंटे की कहानी है। इसके बाद मार्केट में वापस मुझे लग रहा है कि तो कोई बड़ा सरदर्द नहीं है अभी, बड़ा सरदर्द नहीं है मेरे ख्याल से। तो ठीक है। ऑटो सेल्स के आंकड़े आए और अभी भी आंकड़े आ ही रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा का आप जिक्र किया, वहाँ पे थोड़ी निराशा हाथ लगी, लेकिन टीवीएस मोटर जैसा कि आप कह रहे थे, आयशर मोटर्स अच्छे नंबर्स, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। अब ऐसे मूड मॉल में ऑटो स्पेस को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, अनबिलीवेबल नंबर्स हैं कुछ कंपनियों के, खासतौर से टीवीएस के 30% की ग्रोथ श्रेया। और देखिए आप टीवीएस की ईवीज देखिए, आप टीवीएस की ईवीज में 40% के करीब की ग्रोथ है आई थिंक। और दूसरी तरफ आप उसके मुकाबले देखिए ओला का तो मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ अब। तो विलुप्त तो ना हो जाए पर नहीं ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए किसी कंपनी के बारे में। हाँ। लेकिन नंबर तो खराब ही है। देखिए बजाज के नंबर्स ठीक ठाक थे, आई थिंक hyundai के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं, आई थिंक टाटा मोटर्स के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। सिर्फ एक महिंद्रा ने डिसअपॉइंट किया है। लेकिन महिंद्रा जैसी कंपनी है ना, उसको आप एक महीने के नंबर से नहीं जज कर सकते। वो हो सकता है कुछ ना कुछ इशू इधर उधर कहीं का रहा हो, जिस वजह से थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आई है महिंद्रा के नंबर्स में। लेकिन अदरवाइज नंबर सारे ठीक ठाक हैं। मेरे ख्याल से हीरो मोटो के नंबर्स नॉर्मली एक दिन छोड़कर आते हैं, तो आई थिंक वो एक और इंपॉर्टेंट नंबर है। लेकिन स्क्रीन बता रही है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि हीरो से भी आप बहुत अच्छे नंबर एक्सपेक्ट करें, क्योंकि 52 वीक हाई पर स्टॉक बेसिकली पहुंच चुका है। तो ठीक है मामला, बेसिकली कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके, ऑटो सेल्स आंकड़े अभी तक अच्छे लग रहे हैं फिलहाल, और वो रिएक्शन स्टॉक्स में देखने को भी मिल रहे हैं। लेकिन ऐसे मूड माहौल में रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स कौन से रहे सर आपके लिहाज से? बिल्कुल, देखिए वो भी डिस्कस कर लेता हूँ, कुछ और स्टॉक भी बता देता हूँ आपको। पहले रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में सबसे ऊपर IEX। मैं जैसा कह रहा था कि शुक्रवार को जो एप्टल की हियरिंग थी, उसमें जो ये कमेंट्री थी वो जो सिब्बल जी की, और जो जिस तरीके से देख के लग रहा था कि उनका केस काफ़ी स्ट्रांग है। और आई थिंक मार्केट यही शायद प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है कि उनकी दलीलें काफ़ी स्ट्रांग है। केफिन आज कैपिटल मार्केट शेयरों में ज़ोरदार मोमेंटम है, तो लगातार केफिन में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनी हुई है। हिंदुस्तान जिंक आज का सुबह हमारा बिग स्टॉक था। चांदी में जिस तरीके की तेज़ी आई उसके चलते ये स्टॉक दौड़ा काफ़ी शानदार। पेटीएम आज फिर से एक बार चार्ट जीपीटी का स्टॉक जिसने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया। अभी भी देखिए 3.25% ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आपका फिसड्डी शेयरों में मेरे पास सिर्फ एक स्टॉक है, और बहुत लोग कह रहे हैं कि अब शायद ये स्टॉक उस लेवल पर आ गया है श्रेया, जहाँ पर शायद आप चाहें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। वह है वर्लपूल। लगातार प्रमोटर की सेलिंग से ये स्टॉक उसके बाद गिरता जा रहा है। 3 दिन में अब ये स्टॉक करीब 20% टूट चुका है अपने हाइस से। आई थिंक अब ये स्टॉक 55-60% के करीब गिर चुका है। आई थिंक अब एक समय आ गया है जब, हालांकि अभी भी वो रिस्क रहेगा कि जो इनके प्रमोटर की बाकी की सेलिंग आनी है, 1-2 ट्रांच और बची हुई हैं, हो सकता है उसके वजह से स्टॉक एक बार और 700-800 तक चला जाए। लेकिन आई थिंक प्योरली फ्रॉम द वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू शायद कुछ वैल्यू इमर्ज होनी शुरू होगी इस स्टॉक में, अभी नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसको अपने रेडार पर रखें बेसिकली। और ये आज के फिसड्डी स्टॉक्स, अच्छा वीरो नहीं है सेंस, तो मैं आपको कुछ F&O के स्टॉक्स और बता देता हूँ जहाँ पर काफ़ी शानदार मूव्स आए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले रखिए आप स्टॉक नोवामा वेल्थ का। नोवामा वेल्थ में आज अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई। इसके अलावा आप रखिए ज़रा स्टॉक सीमेंस में भी काफ़ी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग का आपको मूव दिखाई देगा। साइंट आया मेरे रेडार पर, साइंट लेकर आइए एक बार ज़रा। साइंट में काफ़ी ज़बरदस्त बिल्डअप है आज, और करीब स्टॉक भी डे हाई पर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आयशर मोटर्स, आई थिंक आयशर मोटर्स में मोमेंटम काफ़ी शानदार है,
और आयशर मोटर्स का स्टॉक ये आएगा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर शेयर 72% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, 72% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। लास्ट टाइम इतना बड़ा बिल्डअप मैंने नहीं देखा, तो ये एक और स्टॉक है जो आज मेरे रेडार पर रहेगा। चलिए शेयर ट्रेंडिंग स्टॉक्स और आज का कार्यक्रम का क्रम समझ लेते हैं। ट्रेंडिंग स्टॉक्स ले लेते हैं क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नर्वस हुआ, तो कहाँ ज़्यादा डेंट पड़ा है, किस स्टॉक्स ने ड्रैग किया, वहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर आएगा और थोड़ा मिक्स्ड नज़र आएगा क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें तो इंटरग्लोब एविएशन इस लिस्ट में शुमार है, करीब 2% से ज़्यादा का यहाँ पर डेंट पड़ता हुआ। सन फार्मा भी मुनाफा वसूली यहाँ पर 1.5% की गिरावट देखने को मिलेगी। बजाज फाइनेंस लुढ़का आज आप देखें इस पर अच्छी तेज़ी थी, आज 1.5% लुढ़क गया और टाइटन में भी 1% के करीब मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। इसके अलावा केन्स टेक लगातार ये स्टॉक गिरता ही जा रहा है और आज भी गिरा ही हुआ है, करीब 2% का डेंट। आरबीएल बैंक टूट गया 1.5%, येस बैंक में मुनाफा वसूली। पेज इंडस्ट्रीज भी आज बैकफुट पर, 2% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर। लेकिन क्लियरली जिस तरीके से नंबर्स आ रहे हैं ऑटो स्टॉक्स रडार पर हैं। आयशर मोटर्स 2.5% से ज़्यादा, टीवीएस मोटर्स टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल 2% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर। कोटक महिंद्रा बैंक शुरुआत से ये तेज़, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अच्छा स्टॉक नजर आ रहा है, 1.5% की तेज़ी। एचसीएल टेक उछल गया 1% के करीब। इसके अलावा अगर आप नज़र दौड़ाएंगे आईईएक्स लगातार चर्चा हो रही है इस पर, 5.5% की तेज़ी। केफिन पे शानदार ब्रोकरेज रिपोर्ट थी, 3.25% के करीब उछल गया। हिंजिंक मेटल स्पेस से ये सिल्वर की रैली यहाँ पर प्ले होती हुई 3% से ज़्यादा, और केपीआईटी टेक में भी 3% के करीब यहाँ पे उछाल देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे एसएमआईएफएस के शरद अवस्थी जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश पालविया, राजेश साथ पुते, सोमल मेहता और अरुण कुमार मंत्री जी से। 2:15 पर सुदर्शन कुमार बताएंगे नवंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े कैसे रहे। 2:20 पर इतने मुताबिक बताएंगे वर्क हार्ट का शेयर क्यों दौड़ा। 2:30 बजे लता वेंकटेश बताएंगे आपको रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर क्यों है। 2:40 पर लक्ष्मण रॉय से समझेंगे आज तंबाकू वाली कंपनियों पर फोकस क्यों है। 2:50 पर समझेंगे आज लेंसकार्ट का शेयर क्यों चला है। 2:55 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा जी। 3:05 पर रीडिंग रूम चेक। 3:10 पर अनुज जी से स्ट्रैटेजी समझेंगे कल के लिए, और 3:15 पर BTST STBT कॉल्स लेंगे। ओके चलिए, मारुति की सेल्स आ गई हैं और देखिए मारुति देश की सबसे बड़ी कार कंपनी की जो बिक्री देखिए 2.13 का एस्टिमेट था, तो अगेन एस्टिमेट से काफ़ी शानदार इस समय बीट आपको होगा। सारी के सारी सेल्स एक एक करके अच्छी आ रही हैं और मुझे हैरानी नहीं होगी अब आखिरी के आधे घंटे में अगर मार्केट वापस थोड़ा सा इसको लैच ऑन करे और निफ्टी में भी एक आप देखें तो एक और अटेम्प्ट लें अब आप वापस ऊपर जाने का, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। चलिए पैनल तैयार है हमारा, ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गावा सर, इस समय का ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा वही जो मैंने सुबह दिया था क्विक सिग्नल पे, टीवीएस मोटर। उस समय उसका टारगेट था 3620, वो तो अचीव हो गया। अब ट्रेड करें 3653 पर। इसमें मुझे अब भी तेजी नजर आती है, हो सकता है कि कल तक स्पिल ओवर ट्रेड बने। स्टॉप लगाना पड़ेगा टीवीएस मोटर पर 3620 का, करीब 23 रुपए का, और नियर टर्म टारगेट 3700 है। लेकिन मुझे लगता है आते दिनों में और भी हायर जोन देखने को मिल सकते हैं टीवीएस मोटर पर। टीवीएस मोटर शानदार नंबर्स और स्ट्रीट रिवॉर्ड करता हुआ डेज हाई पर 1.5% की तेजी के साथ कर रहा कारोबार। सोमिल जी गुड आफ्टरनून, आपकी पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून, मेरी पिक होगी NMDC पर। NMDC ऑलरेडी एक अच्छे मीडियम टर्म अप ट्रेंड में है, लास्ट 2-3 हफ्तों से थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है। इस समय 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज पर ट्रेड कर रहा है और एक अच्छा मोमेंटम पकड़ा है आज। मुझे लगता है कि एक नई रैली ऊपर की तरफ इन द मीडियम टर्म आउटलुक शुरू हुई है। स्टॉप लॉस रखेंगे 73 पर और टारगेट रहेगा 79 पर। ओके NMDC ये हो गई सोमिल जी की पिक। अरुण कुमार मंत्री जी गुड आफ्टरनून, आप अपनी पिक बताएं। जी श्रेया जी अगेन गुड आफ्टरनून। इक्लर्क्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। ये स्टॉक मुझे लग रहा है आज अच्छे मोमेंटम में है, तो 4655 के आसपास खरीदे। 4580 का स्टॉप लॉस रहेगा और 4824 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। तो IT स्टॉक्स मोमेंटम में है, तो इक्लर्क्स में खरीदारी की सलाह। इक्लर्क्स में खरीदारी की सलाह रहेगी इस समय आपके लिए। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। सॉरी टीवीएस मोटर ले लिया गाबा सर ने। ओके।
तो फिर टीवीएस मोटर्स की जगह अब अगर मेरे को 2 मिनट दे दीजिए, मैं आपको दूसरा स्टॉक बताता हूँ। कोई बात नहीं, वक्त ले लीजिए मानस जी। राजेश सातपुते जी, आपका काउंटर हो गया कि अभी बाकी है? कवर तो नहीं हुआ सर? गुड आफ्टरनून। देखिए मेरे पास वैसे ऑप्शंस रहते हैं। गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए मेरी नजर साइंट के ऊपर है। साइंट अगर आप इसका चार्ट देखें तो इट्स रिवर्सल चार्ट। अगर आप डेली चार्ट देखें तो इस आपके सीधे यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखता है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे घट रहा है, तो शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आ रही है। तो साइंट का देखिए कहाँ तक जाएगा, मुझे लगता है 1200-1220 तक का एक स्विंग यहाँ पे मिलेगा। 1160 चल रहा है, जो थ्रेशोल्ड लेवल था वो था 1150 का। तो 1145 1145 के स्टॉप लॉस के साथ साइंट बाय करे 1200 प्लस का। ओके चलिए, तो साइंट ये आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। मानस जी, हुआ क्या आपका स्टॉक रेडी? तो देखिए एनएमडीसी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। मेरे ख्याल से एनएमडीसी नहीं हुआ है, तो एनएमडीसी में कंफर्मेशन है हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का। एनएमडीसी ने अपने 222 मानस जी, अच्छा मानस जी, आज आपका शायद दिन नहीं है आज, क्योंकि एनएमडीसी भी हो चुका है तो। हाँ सॉरी, हाँ सौमिल जी ने ले लिया है। आपके पास अगर कोई और स्टॉक है तो वरना आते हैं आपके पास वापस। ठीक है, मेरे को फिर 2 मिनट दे दीजिए। हाँ कोई नहीं, आते हैं आपके पास। शरद जी के पास चलते हैं। शरद जी के पास एक एडवांटेज है कि किसी ने अगर ले भी लिया तो भी वो हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। शरद जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी इस समय की स्टॉक पे क्या होगी? गुड आफ्टरनून। हमें लगता है कि आईटी में बढ़िया मूवमेंट रहनी चाहिए। जिस तरीके का मूड माहौल सुधर रहा है यूएस को लेके, यूरोप को लेके, तो उसका एक रब ऑफ इफेक्ट इनके पास भी आना चाहिए। तो हमें लगता है टेक महिंद्रा एक डिसेंट बेट हो सकती है। जैसे जैसे वो बीएफएसआई वाले वर्टिकल को स्केल अप करने की बात कर रहे हैं, 16% ऑफ रेवेन्यू से 25% ले जाने तक। एआई में ओरियन करके प्लेटफॉर्म जो उन्होंने चालू किया है, उसका भी इम्पैक्ट नंबर्स में दिखना चाहिए आने वाले समय में। थोड़ा सा वैल्यूएशन हिस्टोरिकल डेटा पे कंपैरेटिवली बाकी कंपनीज के मुकाबले थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है, बट मुझे लगता है जिस टाइप की ग्रोथ फ्रंटलाइन कंपनीज में से टेक महिंद्रा डिलीवर कर सकता है, पॉजिटिव सरप्राइज मार्जिन पे भी हो सकता है, पॉजिटिव आपको सरप्राइज मिले आने वाले समय में। तो मार्जिन री रेटिंग प्लस टॉप लाइन बॉटम लाइन इंप्रूवमेंट्स भी डिसेंट रहनी चाहिए। 25-26% जैसी ग्रोथ FY27 में भी आना बहुत चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो हमारा मानना है 75-80 रुपए के आसपास की अर्निंग कंपनी डिक्लेयर कर देगी। कंजर्वेटिवली टू स्टार्ट विद 25 के आसपास का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 1800-1850 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से टेक महिंद्रा। ओके चलिए, तो ये समय आपके लिए कुछ ट्रेड्स। एक काम करते हैं, मानस जी को थोड़ा समय देते हैं एक और स्टॉक आइडिया के लिए। तब तक सुदर्शन के पास चलते हैं। एक बार जरा लेकर आइए सुदर्शन का लिंक और बात करेंगे ऑटो सेल्स की। ध्यान रखिएगा 2-3 आंकड़े तो अभी भी आ रहे हैं मारुति के, जैसे फॉर एग्जांपल hyundai के, और दोनों शानदार लग रहे थे एक्चुअली प्राइमा फेसी। लेकिन सुदर्शन, गुड आफ्टरनून, बताइए कैसे रहे आंकड़े अब तक? गुड आफ्टरनून अनुज। एक लाइन में अगर जो बोलूँ तो ऑटो सेल्स नंबर के बहुत ही अच्छे हैं। अब मैं बताता हूँ सेगमेंट वाइज। तो हमारा एक्सपेक्टेशन था, वाहन डेटा जिस तरीके से दिखा रहा था कि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट अच्छा रहेगा, और उम्मीद के मुताबिक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ने अच्छा किया है। टू व्हीलर्स की बात करें, बजाज ऑटो का डोमेस्टिक सेल्स अंडर प्रेशर में पहले से ही था और इस महीने भी वो अंडर प्रेशर दिखा है। आपको एक एग्जांपल जस्ट देता हूँ कि डोमेस्टिक सेल्स बजाज ऑटो का अप्रैल टू नवंबर 5% गिरा है। अगर जो कंपेयर कीजिएगा टीवीएस मोटर का, तो वहाँ पे 20% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो इस तरीके का आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस रहा है। और दूसरी बात, अगर जो पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो तीनों कंपनी ने चारों ने अनाउंस कर दिया है, मारुति, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो और Hyundai। तो Hyundai का लार्जली इनलाइन है, और अगर जो इन तीनों की बात करें तो तीनों का ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेशन से अच्छा है। अब आते हैं, स्टार्ट करता हूं बजाज ऑटो से। तो टोटल सेल्स उनका 8% बढ़ा है। हमारे एक्सपेक्टेशंस भी था 8% का। एक्सपोर्ट्स और थ्री व्हीलर्स उनका अच्छा कर रहा है, लेकिन जहां से ड्रैग आ रहा है कंटिन्यूसली वो है डोमेस्टिक सेगमेंट। इस महीने भी डोमेस्टिक सेगमेंट जो टू व्हीलर्स का है वहाँ पे 1% का गिरावट देखने को मिला है। दूसरा टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस मोटर, जो ओवरऑल ग्रोथ है वो 29% है। हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो सिर्फ 22% था, और कंपनी कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रही है। अगर जो आप बात करें तो इनका टू व्हीलर हो या सिर्फ मोटरसाइकिल हो या स्कूटर हो, सारे सेगमेंट्स ने डबल डिजिट ग्रोथ देखा है। और अगर जो थ्री व्हीलर की बात करें वहाँ पे ग्रोथ तो ऑलमोस्ट 140% है, और ईवी का भी ग्रोथ ऑलमोस्ट 50% है। अब आते हैं पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। महिंद्रा एंड महिंद्रा
एसयूवी के कारण कंटिन्यूसली ग्रोथ अच्छा रहा है, टोटल सेल्स 19% बढ़ा है, लेकिन सिर्फ अगर जो एसयूवी के ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पे 22% का ग्रोथ देखने को मिला है। ट्रैक्टर सेगमेंट उम्मीद से बेहतर रहा है, वहाँ पर भी अच्छे ग्रोथ कंटिन्यूसली दिख रहे हैं और इवन एस्कॉर्ट्स कुबोटा के नंबर्स अच्छे हैं। दूसरी कंपनी आती है मारुति, जस्ट अभी रिलीज किया है, इनका टोटल सेल्स बढ़ा है 29% और यहाँ भी उम्मीद से अच्छा रहा है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, इनका एंट्री लेवल सेगमेंट जो दो हैं, ऑल्टो और एस्प्रेसो, पता है आपको ग्रोथ कितना हुआ? 66%। तो अब यही बोला जा सकता है कि जीएसटी कट के कारण एंट्री लेवल सेगमेंट पे भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इवन एसयूवी भी ग्रोथ इनका ऑलमोस्ट 23% रहा है और डोमेस्टिक सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट 23% है। अगर जो एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पे ग्रोथ ऑलमोस्ट 61% है। Hyundai 9% ग्रोथ किया है, हमारा एक्सपेक्टेशन था 6 to 7%। अगर जो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की बात करें वहाँ पे ग्रोथ आया है 25%। लेकिन इनके लिए प्रॉब्लम है JLR, जहाँ से कोई भी अभी तक अपडेट नहीं है। जो भी उनमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा JLR में वो Q3 से थोड़ा सा स्टार्ट होगा, लेकिन मेजर जो ग्रोथ देखने को मिलेगा वो Q4 में ही देखने को मिलेगा। उसके कारण तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के स्टैंडअलोन बिजनेस अच्छा कर रही है, लेकिन मेन जो उनका कंट्रीब्यूटर है वो अच्छा नहीं करे JLR। अब आते हैं कमर्शियल व्हीकल, अशोक लेलैंड, जो वाहन डेटा के अनुसार ग्रोथ अच्छा एक्सपेक्टेड था और ग्रोथ जो आया है 29%, एक्सपेक्टेशन था सिर्फ 17 to 18%। और ये कंटिन्यूसली आज मैं सुबह M&M के मैनेजमेंट से बात कर रहा था, उनसे मैंने ये पूछा कि ब्रोकरेजेस बोल रहे हैं कि न्यू CV साइकिल स्टार्ट हो गया है, क्या आप इस चीज़ से बिलीव करते हो? तो उन्होंने बोला कि जो ओल्ड साइकिल चल रहा था वो 6 से 7 महीने पहले खत्म हुआ है, लेकिन GST कट के कारण क्या हुआ, न्यू साइकिल स्टार्ट हो गया है। अब न्यू साइकिल जो नॉर्मली CV में रहता है वो 4 साल का होता है, तो डिमांड स्पेशली रिप्लेसमेंट डिमांड अच्छे रहेंगे आगे जाते हुए। सो ओवरऑल लार्जली मैं बोलूँगा बेटर देन एक्सपेक्टेशन जितने भी कंपनीज ने अभी तक ये सेल्स दिया। ओके, शुक्रिया सुदर्शन जी, डिटेल में अच्छी तरीके से सेगमेंट वाइज और स्टॉक स्पेसिफिक वाइज बताने के लिए कि कैसे रहे आंकड़े और नंबर्स आपकी स्क्रीन पर। स्ट्रीट रिवॉर्ड भी कर रही है, रिएक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है। शरद जी, अगर ऑटो स्पेस में दाव लगाना हो और अगर सेग्रीगेट करें 2 व्हीलर स्पेस वर्सेस 4 व्हीलर स्पेस, तो कहाँ पैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको? जी मुझे लगता है 4 व्हीलर में देखिए टाटा मोटर्स तो सर्टेनली एक बहुत बढ़िया बेट लग रही है वैल्यूएशंस पे, और मुझे लगता है JLR वाले जो इश्यूज उनको प्लेग कर रहे थे पिछले कुछ समय में, वहां से भी आने वाले समय में लगातार इंप्रूवमेंट्स आने चाहिए। ज्यादातर जो खराब न्यूज वहां से आनी थी वो ऑलरेडी आ चुकी है। तो बट 4 व्हीलर्स में मुझे लगता है टाटा काफी अंडर वैल्यूड है। पैसेंजर व्हीकल जो है वहाँ सबसे बढ़िया ग्रोथ मिलनी चाहिए। और जहां तक 2 व्हीलर्स पे है, मुझे लगता है थोड़ा सा वैल्यूएशंस कंफर्टेबल तो नहीं है अक्रॉस द बोर्ड, बट हीरो मोटोकॉर्प मुझे लगता है जैसे जैसे R&D बेनिफिट्स वगैरह प्ले आउट करते हैं, नई लॉन्चेस भी जो हमने देखी है इंटरनेशनल ऑटो शोज में वो काफी एनकरेजिंग है। तो 2 व्हीलर्स में हीरो मोटोकॉर्प मुझे लगता है एक बढ़िया बेट साबित हो सकती है, जहां वैल्यूएशन कैचअप प्ले होने की बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है। और 4 व्हीलर्स में टाटा मोटर्स हमारी प्रेफर्ड चॉइस। ओके, बिल्कुल। चलिए, तो ये इस समय शरद जी के पिक। मानस जी, आपका अशोक लेलैंड पर हमेशा पॉजिटिव व्यू रहा है, इस पर क्या व्यू होगा और इसके अलावा कोई और स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा हो? तो देखिए अशोक लेलैंड में अब पिछले 2 दिनों से देखें तो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन वीकली चार्ट पे एक क्लियर कट ब्रेकआउट है। मेरा समझना है कि जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 165 और 172, ये 2 टारगेट आपको सेट करने हैं, पोजिशनली ट्रेड लेना है और 153 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। इस टाइम के लिए जो ट्रेड होगा वो KPIT टेक का है। KPIT में हाई टॉप चार बॉटम से कंफर्मेशन है, काफी बढ़िया वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। 1240 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 1300 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है, या तो 1260 का कॉल ऑप्शन ले ले, 40 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 29 रुपीज के स्टॉप लॉस लगा लें और 60 रुपए के टारगेट सेट कर लें। KPIT टेक ये हो गई मानस जी की पिक, 1260 पे कर रहा है ट्रेड, यहाँ पे खरीदारी की राय इनफैक्ट देखने को मिल रही है। चलिए एक और खबर आप बता देते हैं कि वर्क हार्ड में आज तूफानी तेजी हमें देखने को मिली। अब इसके पीछे कारण समझेंगे तो कंपनी की नई दवा की अर्जी को अब US FDA से एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन पूरी खबर और डिटेल में समझते हैं यतिन जी। शानदार रैली, करीब करीब आप देखिए 19% की रैली आज के सत्र में, क्यों, क्या है खबरें? गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए सबसे पहले अगर हम वोकहार्ट की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है कंपनी के लिए, और ये ज़ाइनिच करके जो ड्रग है ये एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग है जो काफ़ी असरदार माना गया है। एक कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो जनरली बहुत सारे हॉस्पिटल पेशेंट्स को परेशान करता है, उसकी ये सटीक दवा है वोकहार्ट के हिसाब से, और इसको US FDA की तरफ से एक हरी झंडी मिली है, जहां ये जो न्यू ड्रग एप्लीकेशन है कंपनी का,
ये स्वीकारा जाएगा और इसको फास्ट ट्रैक तर्ज पे स्टेटस दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि यूएस एफडीए जो जांच पड़ताल है, जो रिसर्च पेपर्स हैं, जो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, इनका जो डेटा है इसको बहुत तेज़ी से इवैल्यूएट करके अपना डिसीजन बहुत जल्दी देगा। ऑब्वियसली स्ट्रीट की होप ये है कि मार्च क्वार्टर के एंड तक या अगले 4-5 महीने में फाइनल अप्रूवल भी इस ड्रग का आना चाहिए। थोड़े दिनों पहले मैनेजमेंट ने गाइड भी किया था कि ये ड्रग का अप्रूवल नवंबर के आसपास एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो उसमें डिले के चलते स्टॉक में एक आपने डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी भी देखी। लेकिन हाँ, ये फाइनल जो यूएसएफडी की तरफ से डिसीजन आया है, जहाँ एक अप्रूवल कन्वर्जन हो सकता है जिसकी मार्केट साइज वोखार्ड खुद के लिए लगभग $500 मिलियन का सेल जनरेट कर सकती है एनालिस्ट के मुकाबले, और उनका जो एक्सपेक्टेशन है उसके सामने, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में एक्साइटमेंट है और इसीलिए शायद एक 18% की तेजी आप वोखार्ड में देख रहे हैं इस ड्रग के यूएसएफडीए के एनडीए फाइलिंग के बाद। ओके, शुक्रिया यतिन। बिल्कुल, आज का टॉप कैश गेनर 18% मजबूत अब इस समय आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। शरद जी, कोई व्यू है आपका वोखार्ड पर? ट्रैक किया गया आपने इसे ऑफ लेट? ट्रैक तो हम कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि ये न्यूज फ्लो जैसे जैसे प्ले आउट होता है हम उस पर काफी ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स में लास्ट स्टेज में एक रिवर्सल आ जाता है जहाँ चेंज हो जाता है व्यू या अप्रूवल नहीं मिलता है। थोड़े दिन पहले भी कुछ ड्रग्स को नहीं मिला है, तो मुझे लगता है वो एक रिस्क है। और हम पिछले शायद 2-2.5 साल से लगातार बहुत अर्ली इस रिस्क को प्ले आउट कर रहे हैं कि ड्रग्स पाइपलाइन में है और बाजार ने उनको डिस्काउंट किया है, क्योंकि इनिशियल ट्रायल्स में बहुत ज्यादा उनको सक्सेस मिली है। बट अभी 1 साल फॉरवर्ड पे अगर आप देखें तो 35-36 टाइम पे है मेरे हिसाब से, जो करेक्शन के बाद अब बहुत ज्यादा शायद एक्सपेंसिव तो नहीं है, जो बीच में बहुत ही ज्यादा फ्रॉथ हो गया था। और अब जैसा कि स्पीडी अप्रूवल की बात कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ पॉजिटिव निकल के आता है तो मुझे लगता है रादर देन अभी रिस्क लेने के बेटर होगा कि एक बारी फाइनल अप्रूवल आ जाए, भले उसके बाद आप थोड़ा महंगा लें, बट तभी लेना बेटर है, क्योंकि मुझे लगता है अप्रूवल्स का रिस्क एक बहुत बड़ा ओवरहैंग है ज्यादातर फार्मा कंपनीज के लिए जो बड़ी R&D में काम कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो बिल्कुल थोड़ा रिस्क चाहे तो अपना कम रखें इस समय। राजेश सतपुते जी, वोखार्ड टेक्निकली कैसा लग रहा है स्टॉक? अमित जी, देखिए, ये हमेशा रडार पे रहता है और जिस तरह से इसका जो मुंह होता है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वेरी हाई बीटा। तो यहाँ पे अगर आप टेक्निकली देखें तो 1250 से लेके 1470 1480 तक का एक ही दिन में मुंह है, तो प्रोबेबली आज एंट्री नहीं होगी। तो एंट्री करनी है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। प्रोबेबली 1400 का लेवल ठीक रहेगा एंट्री के लिए। ओवरऑल नेट देखे तो मुझे लगता है यहाँ पे बॉटम लग गया है। प्रोबेबली इसका जो स्विंग का टारगेट है वो रहेगा 1600 का। तो इट्स बाय ऑन डिप फॉर मी, क्योंकि बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है। अगर कोई फ्रेश एंट्री करना चाहता है तो उनका स्टॉप लॉस होगा 1350 का। ओके, 1350 का फ्रेश एंट्री के लिए लिहाज से ये लेवल इंपॉर्टेंट। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी वर्कआउट पे फिलहाल अपनानी है। काफ़ी शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में। कुछ और काउंटर्स इनफैक्ट स्कैन करते हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स, आईटी स्पेस का जिक्र किया था राजीव सातपुते ने, साइंस सुझाया था, वहाँ पे अच्छे मूव्स। एक बार इन्फो एज देखेंगे गाबा सर, लगातार अगर आईटी में अच्छा मूव होता तो इन्फो एज भी हम इसको डिस्कस करते हैं। डेज हाई पर 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी, 1361 के लेवल पर क्या करना चाहिए? चेज किया जाए, हाथ लगाया जाए, या फिर वेट एंड वॉच की सलाह? नहीं, हाथ लगाना चाहिए। ये मेरा BTST कॉल मैंने चुन के रखा था। इन्फो एज नौकरी जो ट्रेड कर रहा है 1361 पर, इसका ट्रेड कर रहा है 1361 में, जो बेस बना है उसके हिसाब से अप मूव मिलना चाहिए और स्टॉप लगाना चाहिए करीब 1350 का, मतलब करीब 20 रुपए का, 10 रुपए का स्टॉप है। फर्स्ट टारगेट 1380, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा वक्त दीजिए, शायद 1400 भी पॉसिबल है इन्फो एज में। साइडवेज मूव है, लेकिन साइडवेज मूव में स्ट्रेंथ है इन्फो एज और बेस बढ़िया है। चलिए, BTST के लिए कोई और स्टॉक ढूंढ लीजिएगा गाबा सर। चलिए, तब तक एक काम करते हैं, टॉप कैश कॉल ले लेते हैं फटाफट, उसके बाद रुपी को एड्रेस करेंगे। गाबा सर, मानस जी और अरुण जी हमारे साथ। मानस जी, आपका कैश कॉल? देखिए, सिटी यूनियन बैंक पे मेरा ध्यान है। सिटी यूनियन बैंक का ट्रेंड पहले से पॉजिटिव बना हुआ था, स्टॉक करेक्ट हुआ था, 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। आई थिंक 275 के स्टॉप लॉस से सिटी यूनियन बैंक में खरीदारी करनी चाहिए। 290 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। सिटी यूनियन बैंक डेज हाई पर 281 के लेवल पर खरीदारी की राय फिलहाल। अरुण कुमार मंत्री जी, आप क्या कैश कॉल के लिए सुझाएंगे? शेयर ग्रेन्यूल्स के साथ जाना चाहूंगा। ग्रेन्यूल्स में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं, तो करंट ईयर के आसपास बाय करने की सलाह है। 561 का स्टॉप लॉस रहेगा और 589 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो एज अ पोजिशनल ट्रेड ग्रेन्यूल्स को लेके चल सकते। ओके, फाइनली गाबा सर, आपकी ट्रेड? मेरा ट्रेड है हुंडे ट्रेड कर रहा है 2415 पर। आई थिंक इसका सेटअप बढ़िया है, आज का मूव बढ़िया है, अच्छा बेस बना हुआ है।
स्टॉप लगाएंगे 2400 का, करीब 15 रुपए का स्टॉप है। 2 टारगेट दूंगा मैं, पहला टारगेट रहेगा 2460, उसके बाद एक स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है 2500 के लिए। hyundai बिल्कुल शानदार, एक ऐसा आईपीओ जिसने उस समय काफ़ी लो इंटरेस्ट जनरेट किया लेकिन शानदार रिटर्न्स जनरेट किए इन्वेस्टर्स के लिए। चलिए आप बात करते हैं डॉलर के मुकाबले रुपए की रिकॉर्ड गिरावट, क्यों टूट रहा है रुपया, और एक बार जरा इंट्राडे देखिए जिस तरीके से ये मूव आया, उसका क्या कारण रहा, कोई स्पेसिफिक रीज़न रहे या नहीं। अब हमारे साथ हमारी सीनियर कलीग लता जी मौजूद है। लता जी, गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या हुआ ये आज एकदम से इस तरीके का जो स्पाइक आया डॉलर में, क्या एफआई सेलिंग या कुछ और? पहले मैं ये बता दूं कि ये सब गेस वर्क है, क्योंकि जो एक्चुअली ये ऑथर ऑफ ऑल द मिस्चिफ है वो कभी बात ही नहीं करते रुपये के बारे में, तो हमें मार्केट्स के गेस वर्क पर ही जाना पड़ता है। तो एज ऑलवेज एफआईआई सेलिंग तो रहा ही है इक्विटीज़ में, जब वो डॉलर खरीदने आते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ पुशिंग द प्राइस ऑफ द डॉलर। अब the person who is supplying the dollar when FIIs are buying is only one person who has a great deal of supply. 700 billion का reserves है RBI, तो वो वहीं बेचेंगे जहां वो comfortable है। आज लोगों का मानना था, ट्रेडर्स का मानना था कि 8950 के ऊपर RBI नहीं जाने देगा, ऑलवेज वहाँ पर वो आके सपोर्ट कर रहे हैं। इवन वो जो 10 दिन पहले एक बड़ा फॉल था, उधर भी उन्होंने 8949 पे आके सपोर्ट किया था, तो वो एक लक्ष्मण रेखा माना गया था। आज वो जब पार कर गया, व्हेन इट फेल बिलो दैट, जो लोग शॉर्ट रुपी पोजीशंस लिए थे उसके भरोसे उनको आके खरीदना पड़ा, एंड दैट लेड टू अ फास्टर फॉल इन अ फ्यू मिनट्स। फिर रिजर्व बैंक शायद सप्लाई कर गए उसके बाद, और वापस एक रेंज, एक नया रेंज आ गया। नाउ पीपल विल एक्सपेक्ट कि 89-80 तक रिजर्व बैंक कंफर्टेबल है। अब इसकी बहुत सारी गेसेस हैं। एक गेस ये है कि शायद थोड़ा सेल आज ज़्यादा था, बिकॉज अभी एक सेक्शन मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि इतने अच्छे जीडीपी नंबर के बाद रेट कट का गुंजाइश कम है, इसलिए अभी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीपल आर प्रोबेबली सेलिंग इंक्रीमेंटली। हो सकता है कि लोगों ने शॉर्ट पोजीशन लिया है रुपये में इन एंटिसिपेशन दैट रेट कट के डिसअपॉइंटमेंट होगा और डॉलर में थोड़ा स्ट्रेंथ आ सकता है। और तीसरा ये है कि रिजर्व बैंक इज़ मोर कंफर्टेबल कि ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो मार्केट में, ताकि स्पेक्यूलेटर्स डोंट टेक वन साइडेड पोजीशंस, या एफपीआईज जो बेच के जा रहे हैं उनको अच्छा डील क्यों मिले, लेट देम सफर अ बिट। या ये भी हो सकता है कि दे वांट द रूपी टू ग्रेजुअली डेप्रिशिएट सो दैट इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव। देयर इज अ मार्केट वे ऑफ करेक्टिंग ट्रेड डेफिसिट। अगर डॉलर महंगा है तो आप हम इंपोर्ट कम करेंगे तो डेफिसिट अपने आप कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो धीरे धीरे थोड़ा होल्ड छोड़ना मार्केट और इकोनॉमी के लिए अच्छा ही है। इट कैन बी एनी ऑफ दीज, बट देयर इज वन फैक्ट दैट द रिजर्व बैंक लेट गो, और उसके कारण हम इम्प्यूट कर रहे हैं, बट क्लियरली द रिजर्व बैंक सीम्स टू बी मोर कंफर्टेबल विद द रूपी फॉल। ओके मैम, आज जिस तरीके से इंट्राडे में हमने देखा कि सारी बढ़त गवाई इक्विटीज़ ने, निफ्टी, बैंक निफ्टी ने, इसका बड़ा कारण अब ये मान के चल रहे थे कि रुपए जिस तरीके से टूटा है आज, आपको क्या लगता है कि आपने जैसे कि कोई बड़ा सरदर्द नहीं है, तो ये कोई डरने घबराने की बात नहीं है? अब ये सेंटिमेंट का ऊपर है। एक इंटरप्रिटेशन था कि डॉलर अचानक स्ट्रांग हो गया रुपये के मुकाबले, इसलिए कि लोगों ने 28 नवंबर, ये एक बड़ा एक्सपेक्टेशन बिल्ड हुआ कि नवंबर तक ट्रेड डील हो जाएगा। नवंबर का आखिरी दिन तो बीत गया, तो इसलिए शायद सम पोजीशंस दैट वर टेकन वो मैच्योर हो गए। यही कारण हम स्टॉक मार्केट को भी दे सकते हैं कि लोगों का उम्मीद टूट गया और लंदन खुलेगा। दिस इज ऑलवेज द केस। याद है अनुज, पहले भी हम बोलते थे व्हेन लंदन ओपन्स देयर इज अ चेंज। तो लंदन के खुलने का टाइम 12:30 कुछ था, तभी शायद गिरावट आई क्योंकि लोग बेचे। तभी हो सकता है कि हमारे डोमेस्टिक पोजीशंस तभी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और उन्होंने बेच दिया। सो ऑल दिस इज गेस वर्क। रियली नोबडी केम एंड प्रॉमिस्ड मी दैट दिस इज व्हाट द रिजर्व बैंक इज थिंकिंग, लेकिन लोगों का मानना है कि रिजर्व बैंक इज मोर कंफर्टेबल विद ग्रेटर वॉलेटिलिटी इन द रूपी। बिल्कुल, 20 साल में ये बात तो लगातार सुनते आए हैं कि है ना, तो सब चीजें we don't have a level, we are only trying to control volatility, and at each time the definition of the range of volatility will change. बिल्कुल, एक समय
तब 45-50 पे हम घबरा जाते थे, आज 90 हो गया है। समय आएगा 110-120 भी होगा, वो तो जो स्लो डेप्रिसिएशन है वो चलता ही रहेगा। चलिए, शुक्रिया लता जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे के पूरे मामले को इतने आसान तरीके से समझाने के लिए। चलिए एक काम करते हैं, अब वापस मार्केट पर आते हैं। मार्केट भी आज एकदम फ्लैट है और कुछ खास मूव है नहीं, लेकिन कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। उनमें अब एक और स्टॉक रेडार पर आ रहा है, एक्साइड। देखिए, अगर ऑटो सेल्स शानदार हैं तो ऑब्वियसली बैटरी सेल्स भी उसी हिसाब से अच्छी होंगी। एक्साइड में अच्छा मूव आ रहा है। शरद जी, एक्साइड पर क्या व्यू है आपका? इस समय ठीक ठाक किया है स्टॉक ने पिछले कुछ समय में? मेरे हिसाब से स्टोरी काफी प्रॉमिसिंग है। खास करके अगर लिथियम आयन वाला पीस हम समझे तो मुझे लगता है जैसे जैसे ईवीज में एडवेंट वगैरह बढ़ता है, जो कंपोनेंट पर कार में बैटरीज का एक सर्टेन एक्सपोजर काफी तेजी से बढ़ जाता है। तो हालांकि 30% की हम उम्मीद कर रहे हैं कि 30% गाड़ियां ईवीज होंगी, लॉन्गर साइकिल होगा, बट मुझे लगता है जो कंपोनेंट पर कार है उसमें बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है आने वाले समय में। तो ईवीज की वजह से इनको बहुत फायदा रहना चाहिए। प्लस नॉर्मली भी मुझे लगता है जिस तरीके की हाइब्रिड की एक्सेप्टेंस है और जैसे नॉर्मली भी साइकिल थोड़ा मजबूत है पैसेंजर व्हीकल्स, 4 व्हीलर्स का, तो उसका भी फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। और 2 व्हीलर्स वगैरह में भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जीएसटी, एक कंजम्पशन बूस्ट प्लस पे कमीशन वाले इंप्रूवमेंट्स वो सब प्ले आउट करेंगे। रूरल अर्बन इंडिया में डिमांड ठीक रहेगी, तो ऑल ओवर ठीक ठाक रहना चाहिए। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिया रखिए, मुझे लगता है अगले 3 से 4 साल में ये पूरी स्पेस काफी अट्रैक्टिव प्ले हो सकती है। खास करके ईवी वाला जो एडिशन है वो कंपोनेंट पर कार को कई गुना बढ़ा देता है। बट थोड़ा सा वेरिएबल है कैसे प्ले आउट होता है, बट मैं काफी बुलिश हूँ स्पेस को। काफ़ी बुलिश। मीनवाइल आयशर के नंबर थोड़े ख़राब लग रहे हैं और आयशर में क्योंकि स्टॉक इतना महंगा है, जगह नहीं है, और इसके लिए देखिए ये स्टॉक एकदम से, एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड, नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। जैसा आज सुबह आपने एमएनए में भी देखा था, आयशर में बहुत बड़ी रैली हुई थी और देखिए 1,09,000 के एस्टिमेट के सामने, 1,06,000 के एस्टिमेट के सामने करीब करीब 1 लाख यूनिट की बिक्री हुई है। तो करीब करीब 6% से मिस है एस्टिमेट में, लेकिन और काफ़ी स्टॉक भी, एक बार इसका 1 महीने का चार्ट रखेंगे आयशर मोटर्स का, काफ़ी आई थिंक टीवीएस के साथ साथ यही एक स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा चला है, तो काफ़ी इसमें मोमेंटम भी है। लेकिन अब इस लेवल पर टीवीएस मोटर में, सौमिल एक बार जरा टीवीएस मोटर का चार्ट देखिए, क्या थोड़ी सी यहाँ पर रिएक्शन आ सकती है आज? क्या भी होगा स्टॉक पर? टीवीएस मोटर्स पे व्यू अभी पॉजिटिव है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी अभी मुझे नजर आ रही है, बिकॉज 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के आसपास ही लास्ट 2 महीने में पूरा कंसोलिडेशन हुआ है और वो कंसोलिडेशन ऑलरेडी ऊपर की तरफ टूटा है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हो गए हैं। मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा टीवीएस मोटर्स में, और ऊपर में मुझे लगता है कि 4,000 के ऊपर के टारगेट्स बन सकते हैं। क्रूशियल सपोर्ट 20 डेली मूविंग एवरेज विच इज 3,480। टीवीएस मोटर्स अच्छा लग रहा है, इन लेवल्स पर भी खरीदारी की राय। राजेश पालवे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश पालवे जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इस वक्त की ट्रेड क्या होगी आपकी? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यहाँ पे आईआईएफएल फाइनेंस यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। स्टॉक को देखें तो एक मल्टीपल सप्लाई जोन का भी ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है, तो हमें लगता है ये स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। 600 से 605 की अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 580 के आसपास। ओके, चलिए धमाकेदार ऑप्शंस लेते हैं अब सौमिल जी, मानस जी और राजेश सातपुरे जी से एक एक करके। सौमिल जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। अनुज जी 2 मिनट दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। चलिए कोई नहीं, आते हैं 2 मिनट में आते हैं आपके पास। राजेश जी से ले लेते हैं धमाकेदार ऑप्शन। राजेश जी बताइए आपका ट्रेड। अनुज जी देखिए, मुझे लगता है कि कमिंस इंडिया का एक चार्ट आप बहुत स्ट्रांग है, बेहतरीन चार्ट है आप कह सकते हैं। और जिस तरह से ये मोमेंटम चेस हो रहा है, मुझे लगता है ये आराम से यहाँ से रिटर्न देगा। 4,550 के आसपास है, तो हमें फ्यूचर बाय करना है, ऑप्शन बाय करना है 4,500 का, तकरीबन 139 के ऊपर के आसपास है, तो इट्स अ बाय अबाउट 130। तो योर स्टॉप लॉस विल बी 110। मेरे हिसाब से इसका स्विंग का टारगेट बनेगा करीबन 170 टू 180 का। तो कमिंस का 4,500 का कॉल ऑप्शन बाय करें एट ए लेवल ऑफ 137। मीनवाइल एक बार आयशर मोटर्स देखिए जरा, इंट्राडे में किस तरीके से कोलैप्स हुआ। श्रेया, मैं कह रहा था कि नंबर्स मार्केट को पसंद नहीं आएंगे क्योंकि स्टॉक इतना महंगा है
और उसमें इस तरीके के अगर आप नंबर्स डिलीवर करेंगे तो शायद स्पेस डिसअपॉइंटमेंट का इतना है नहीं यहाँ पर। और एकदम से ये स्टॉक एकदम से कोलैप्स हुआ और नीचे आया। तो इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दिया जाए। ये देखिए किस तरीके से अब कोलैप्स हो रहा है। आई थिंक 7160 पे था जब वो नंबर्स आए थे और उसके बाद इसमें इस तरीके की गिरावट आपको आती हुई दिखाई दे रही है। मानस जी, आपका धमाकेदार ऑप्शन क्या था? तो देखिए, पॉलिसी बाजार के ऑप्शन खरीदारी करनी चाहिए। आई थिंक यहाँ पर स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो 1860 का कॉल ऑप्शन जो 63 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। 49 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 95 रुपीज के टारगेट सेट कर लेंगे। पॉलिसी बाजार ये अच्छा लग रहा है धमाकेदार ऑप्शन के लिए मानस जी को। सोमिल जी, आपने ढूंढा क्या स्टॉक धमाकेदार ऑप्शन के लिए? एब्सोल्युटली। मेरा दूसरा स्टॉक ऑप्शन में रिलायंस इंडस्ट्रीज रहेगा। 3 ट्रेडिंग सेशन से 20 आवरली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। आज के सेशन में 20 आवरली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है यहाँ से फिर से एक ऊपर की तरफ रैली देखने मिलेगी टूवर्ड 1600 1620 की तरफ। जो स्ट्राइक प्राइस मैंने चुना है वो 1570 का रहेगा और एक्सपायरी ये दिसंबर की एक्सपायरी रहेगी। 31 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस 22 के आसपास लगाए और टारगेट रहेगा 50 के ऊपर। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस का जिक्र हुआ है तो डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, हमारी पेरेंट कंपनी है तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में। एक बार फिर से आयशर मोटर्स का रखेगा चार्ट और जो नंबर्स थे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे, तो स्ट्रीट ने वैसा ही पनिश किया है। लेकिन आयशर मोटर्स की बात करें सर तो इसने इस साल में अब तक 44 से 45% का गजब का रिटर्न दिया है। नंबर्स थोड़े से फीके हैं, तो क्या करना चाहिए? जिस तरीके से डिप आई है, क्या इसे एज अ अपॉर्चुनिटी देखें हम फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस? बिल्कुल। देखिए, एक आध महीने से ट्रेंड नहीं बदलता है। हीरो के भी पिछले महीने के नंबर डिसअपॉइंटिंग थे। एक दिन स्टॉक गिरा, फिर लगातार उसने हाई बना दिया। आज इसलिए गिरा क्योंकि पोजिशनिंग इतनी ज़बरदस्त हो गई थी ना। और ऐसा नहीं कि एस्टिमेट्स कोई बहुत ज़्यादा मिस हुआ है, 6% का मिस है, लेकिन क्या है कि मार्केट ने फुल्ली प्राइसिंग कर लिया इसकी वजह से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी। बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आनी चाहिए क्योंकि मोमेंटम में है सेक्टर। वैसे आरबीआई की पॉलिसी भी आनी है अभी, तो डिप से बाइंग आएगी, लेकिन अभी थोड़ा सा एक बार के लिए थोड़ा सा नेगेटिव मूव आ रहा है। चलिए एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज सिगरेट कंपनियां फोकस में हैं। दरअसल तंबाकू, सिगरेट, पान मसाले पर टैक्स का बोझ बढ़ने वाला है। सरकार ने लोकसभा में 2 बिल पेश किए हैं। ज़्यादा डिटेल्स के लिए लक्ष्मण के पास चलते हैं, जिन्होंने कल से ही आपको सबसे पहले खबर दी थी। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। तो थोड़े और डिटेल दीजिए और अभी कुछ क्लैरिटी मिल रही है क्या कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था उसके मुकाबले यहाँ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं या थोड़े से ज़्यादा बढ़ रहे हैं? कुछ सेंस मिल रही है आपको? जी गुड आफ्टरनून। दरअसल अभी जहां मैं खड़ा हूं उससे कुछ एक मीटर की दूरी पे लोकसभा है, जहां पे कुछ देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोनों बिल को पेश किया है। हालांकि लोकसभा आज दिन भर के लिए स्थगित हो गई है, तो कल हो सकता है इस बिल पे चर्चा हो और इस बिल को पारित कराया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आपने पूछा वही हर कोई जानना चाहता है कि जो नया टैक्स स्ट्रक्चर है, क्या इसके बाद लागू होने के बाद जीएसटी की दरें या टैक्स की दरें सिगरेट पे, तंबाकू, पान मसाला, गुटखा बढ़ जाएंगी क्या? तो जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कोई इसमें बड़ी बढ़ोतरी नहीं होगी। कैलकुलेशन की वजह से थोड़ी बहुत कहीं बढ़ोतरी हो जाए, कुछ एक पैसे की तो हो जाए, वरना कोई बहुत बढ़ोतरी होने की संभावना यहाँ पे नहीं जताई जा रही है। क्योंकि ये एक जो बिल पेश किया गया है जिसका नाम रखा गया सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025, ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ सिगरेट और सिगार के लिए रखा गया है। इसके तहत ये कहा गया है कि जैसे जीएसटी कंपनसेशन सेस खत्म होगा उसके बदले उतनी ही रकम का एक्साइज ड्यूटी लग जाएगा। तो उसके अलग अलग सिगरेट के हिसाब से तय किया गया। जैसे 65 mm तक लंबी फिल्टर सिगरेट पे 3000, नॉन फिल्टर पे 2700 रुपये प्रति हजार, इस तरह से इन लोगों ने तय किया है। और ऐसे ही पान मसाला गुटखा पर मशीन की क्षमता के हिसाब से सेस लगाया गया है। तो पान मसाला गुटखा पर हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस होगा और सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी, जितना कि सेस लग रहा है अभी उतना ही। तो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना मुझे नहीं दिख रही है। वैसे 3:30 बजे रेवेन्यू सेक्रेटरी एक मीडिया से मुलाकात करेंगे तो उसके और ज़्यादा बारीकियों को बताएंगे। ऑलराइट लक्ष्मण जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ठंड हो रही है क्या दिल्ली में इस समय? नहीं, सुबह ठंड होती थी, अभी वैसे अब ठंड नहीं है, लेकिन एहतियातन हम लोगों ने एक थोड़ा सा वुलन जैकेट डाल रखा है ताकि वो ठंड का प्रकोप कई बार हो ना, लेकिन ठंड बिल्कुल नहीं, धूप अच्छी है अभी। हाँ नहीं, वही मैंने वुलन जैकेट देखा, इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूँ। चलिए और रिपोर्ट करते रहिए आप हमारे लिए वहाँ से, दिल्ली से सब बड़ी खबरें। तो ये इस समय आपके लिए व्यू। आईटीसी सुबह गिरा लेकिन फिर रिकवरी आ गई। अच्छा शरद जी, एक बात बताइए, अब
अगर ये कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि जो सूत्र उन्हें बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट शायद ना हो, जो ऑलरेडी मार्केट पचा के चल रहा है, तो क्या 400 पर आईटीसी का बाय बनता है? बिल्कुल बनता है। और मैं भी लक्ष्मण जी से इत्तेफाक रखता हूँ। मुझे भी लगता है कि जितना मैंने समझा है कि ये लार्जली टैक्स के रेट्स में रिकैलिब्रेशन है ताकि वो नॉर्मलाइज्ड रहे, तो प्राइसेस पे इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा नहीं। मे बी टैक्स का नेचर थोड़ा सा चेंज होगा, उससे जो मिनिमल इम्पैक्ट आएगा अकाउंटिंग वाला, बट इफेक्टिव प्राइसेस में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। और मुझे लगता है इन लेवल्स पे आईटीसी ये काफी अट्रैक्टिव बेट है। 400 रुपए के आसपास आप जिन वैल्यूएशंस पे बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि एफएमसीजी में और कोई भी स्टॉक आपको इन वैल्यूएशंस के आसपास, इवन छोटे स्टॉक्स भी अवेलेबल है। मे बी ज्योति लैब शायद थोड़ा करेक्ट हो गया वो हो, बट 20 कितना 22 टाइम फॉरवर्ड पे, तो मुझे लगता है ये काफी बढ़िया बेट है। 3.5-4% की तो डिविडेंड यील्ड ही आ रही है, और मुझे लगता है जैसे जैसे ये न्यूज के आसपास का जो रिस्क है वो तो ग्रेजुअली कम होता है और क्लैरिटी आती है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले साल की अर्निंग लगभग 19-20 रुपए के आसपास आएगी, और 25 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो कंजर्वेटिवली भी मुझे लगता है 500 रुपए के टारगेट्स के हिसाब से आईटीसी खरीदना चाहिए लेवल्स पे। ओके, 500 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से आईटीसी आपको खरीदना चाहिए, वो भी कंजर्वेटिवली। चलिए 4 का चौका की शुरुआत करेंगे। आज राजेश पालवे जी सस्ता ऑप्शन देंगे हमारे लिए। राजेश सतपुते जी एफएनओ सुपरस्टार ट्रेड लेकर आएंगे। सोमिल जी के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार के लिए, और शरद अवस्थी जी के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। तो अच्छा, इससे पहले एक बार नवंबर का जीएसटी का डेटा भी आ रहा है। नवंबर में कुल जीएसटी वसूली हुई है 1.7 लाख करोड़ की। कुछ देर में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ट्रेड्स ले लेते हैं। राजेश पालवे जी, गुड आफ्टरनून। सस्ता ऑप्शन। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो जो ऑप्शन में ट्रेड पसंद आ रहा है वो पेटीएम का 1380 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह। पेटीएम में आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला, अपने प्रीवियस स्विंग हाई को कंफर्टेबली अब क्रॉस किया है। हमें लगता है यहाँ पे 1380 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। अपसाइड के टारगेट इसके हमें लगता है 48 से 54 की तरफ बनते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना है करीब 32 रुपए के आसपास। ओके, सस्ता ऑप्शन के लिए पेटीएम का 1380 का कॉल ऑप्शन लेना है आपको। सातपुते जी, आपका क्या होगा एफएनओ सुपरस्टार? श्रेया, देखिए मैं सेल करूंगा। यहाँ पे आप देखिए मैक्रोटेक यानी लोडा डेवलपर का चार्ट देखिए, इट्स अ फ्लैग फॉर्मेशन ब्रेकडाउन, और ये जो ब्रेकडाउन है इसका अगर आप टारगेट देखें तो प्रोबेबली आप कह सकते हैं 1100 के नीचे फिसलेगा, लेकिन एज ए कंजर्वेटिव ट्रेडर 1110 का टारगेट लेके लोढ़ा यानी मैक्रोटेक डेवलपर को बेचे। स्टॉप लॉस होगा 1155 का। लोढ़ा डेवलपर्स को बेचें, ये हो गया आपका कॉल राजेश जी का। चलिए सोमिल जी, आपका चार्ट का चमत्कार स्टॉक। मेरा चार्ट का चमत्कार वुड बी जुबिलेंट फूड्स, और जुबिलेंट फूड्स ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। इस समय 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। बहुत बार लास्ट आई थिंक 3 या 4 बार जुबिलेंट फूड्स ने अराउंड 570 के आसपास सपोर्ट लेके फिर से एक ऊपर में नई रैली शुरू की है। मुझे लगता है कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू रैली फॉर जुबिलेंट फूड्स। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखेंगे छोटा सा 592 पर, और टारगेट रहेगा 633। ओके, 633 टारगेट के लिए जुबिलेंट फूड अच्छा लग रहा है सोमिल जी को चार्ट का चमत्कार के लिए। मिड कैप फंडा, शरद जी कौन सा स्टॉक रडार पर? जी, हमारा आज का मिड कैप फंडा होगा आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। कंपनी देश की फ्रंटलाइन पावर इंडस्ट्री फाइनेंसिंग कंपनी है, और हमें लगता है आने वाले समय में भी यहाँ पे काफी इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए। कंपनी लॉन्ग टर्म में लोन बुक को लगभग दुगना करने की बात कर रही है, जिसकी वजह से हमें लगता है 2030 तक आप सालाना 15% जैसी ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। 26% के आसपास की कैपिटल एडिक्वेसी है, नेट एनपीएस 0.26% है। डिस्कॉम्स की इंप्रूवमेंट पे ऑलरेडी सरकार काम कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी और टीएनडी, हमें लगता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स में काफी ग्रोथ रहनी चाहिए, दोनों इंटरट्वाइंड है। और रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स हम सबको पता है, पिछले कुछ समय में हमने टीएनडी से होने वाली दिक्कतों के बारे में भी देखा है कि रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की जरूरत है। तो हमें लगता है काफी अंडर वैल्यूड है इन लेवल्स पे। 4-1% के आसपास की डिविडेंड यील्ड भी है। तो हमारा ये मानना है कि 15% की ग्रोथ अगर आप पकड़ते हैं तो अगले साल की बुक वैल्यू पोस्ट डिविडेंड लगभग 390-400 रुपए के आसपास आनी चाहिए। 1.5 का प्राइस टू बुक मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 570-580 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से आरईसी लंबी अवधि के लिए अच्छा लग रहा है
शरद जी को। तो 4 का चौका की हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। राजेश पालवत जी ने सुझाया पेटीएम, यहाँ पे 1380 का कॉल ऑप्शन लेना है आपको, 54 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 32 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए लोधा डेवलपर्स की फ्यूचर्स में बिकवाली गिराए है आपको, ये सातपुते जी की तरफ से आई है, 1110 के नीचे तक के टारगेट एक्सपेक्टेड। जुबिलेंट फूड चार्ट का चमत्कार के लिए अच्छा लग रहा है, सोमिल जी को 633 का टारगेट, 592 का स्टॉप लॉस आपको मेंशन करना है। इसके अलावा मिड कैप फंडा में देखें आप तो आरईसी लंबी अवधि के नजरिए से अच्छा लग रहा है शरद जी को। कुछ और काउंटर्स जी। बहुत लोग कह रहे हैं कि जीएसटी का नंबर डिसअपॉइंटिंग है, सिर्फ 0.7% बढ़े हैं, हम 1.7 लाख करोड़ पर आए हैं। देखिए, आप लोगों को एक चीज़ समझनी होगी, जीएसटी कट हुआ है और ये पहला पूरा महीना है जीएसटी कट का। मैं बताऊं तो मैं तो इस नंबर से काफ़ी खुश हूं, क्योंकि ठीक है, आप कह सकते थे कि नंबर और बेटर होना चाहिए था, लेकिन रेट कट हुआ है सीधा सीधा, और एक टाइम लगेगा वो वॉल्यूम इम्पैक्ट को उसके हिसाब से जाने के लिए। मैं तो इस नंबर से पर्सनली अगर आप मुझे पूछे तो बहुत खुश हूँ। 1.7 लाख करोड़ मतलब अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर कोई लॉस नहीं हुआ, कोई डीग्रोथ नहीं हुई, ग्रोथ ही हुई है, हल्की सी सही 0.7% की। हाँ, ये ज़रूर है कि एक ट्रेंड बन रहा था कि अब हम 2 लाख करोड़ तक जाएंगे, उसके ऊपर जाएंगे, उसमें शायद थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये वक्त की दरकार है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। वो जीएसटी कट का इम्पैक्ट है उसका थोड़ा बहुत पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। मैं इस नंबर से बहुत ज़्यादा कोई डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। ओके, तो फिलहाल ये जीएसटी के नंबर्स आ रहे हैं, कोई डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है नहीं। कुछ और काउंटर्स देख लेते हैं जो मैं बात कर रही थी। आईटी पैक से आप देखिए विप्रो डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ, कोल इंडिया, इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट में भी थोड़ी बहुत खरीदारी नज़र आ रही है इनफैक्ट। लेकिन कुछ काउंटर्स जहां पर अच्छा मोमेंटम आज के सत्र में था, एक बार डिफेंस पैक रखिएगा स्क्रीन पर, और डिफेंस में अगर आप देखिए बीईएल 1.5% अब, बीडीएल भी 1% की आप, हालांकि क्योंकि मार्केट थोड़ा सा कमज़ोर हुआ तो हाई साइड से फिसला, लेकिन बीईएल बीडीएल कैसा लग रहा है चार्ट पे गाबा सर, क्या करना चाहिए बीडीएल में? बीएल तो अच्छा लगता है, बिल्कुल अप मूव ऑन है, 417 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाना चाहिए 414 का, अप मूव टू 425 पॉसिबल है। रही बात बीडीएल की, ये भी अच्छा लगता है मुझे, लेकिन आई थिंक प्रेफर बीईएल टू बीडीएल। ओके, तो ये फिलहाल ये व्यू हो गया बीडीएल और बीईएल पर। एक बार निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर और देखें तो थोड़ा सा और यहाँ पे डेंट गहराता हुआ, करीब करीब 60 अंक नीचे 26,145 के लेवल पर। क्या व्यू बन रहा है सर यहाँ पे मार्केट पर? नहीं, थोड़ा सा जो गिरावट है वो थोड़ी सी ज़्यादा हावी हो रही है, लेकिन सुबह जो मेरा व्यू था एक इंट्राडे में 26,300 350 पे सेल का, वो यहीं तक का था, 26,150 26,200 तक ही था, इससे ज़्यादा का नहीं था। तो देखते हैं शायद वो डॉलर रुपये का मूव का इम्पैक्ट या कुछ और जो भी है, लेकिन ये जो है ना, थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि अब मार्केट एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग से शायद थोड़ा और आगे का सोच रहा है। बैंक निफ्टी में भी देखिए अब आप 60,000 तक गए हम, और वापस अब हम 59,500 तक रिट्रीट हो गए हैं। श्रेया, थोड़ा टफ होगा जब हम क्लोजिंग के स्ट्रैटेजी पर आएंगे, तब मैं थोड़ा सा डेटा देखकर थोड़ा सा व्यू बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर थी कि एटलीस्ट आज नहीं लिया लोगों ने, क्योंकि आज लिया तो आप फंस जाते, आज लिया तो आप फंस जाते और उसमें फिर आपको काफ़ी वेट करना पड़ता। तो उस हिसाब से ये ठीक ठाक रहा। जो अग्रेसिव ट्रेडर्स थे उनके लिए तो सुबह शॉर्ट का भी व्यू था, उन्होंने शॉर्ट अगर किया तो उन्होंने तो पैसा बनाया भी होगा, लेकिन अगर आपने शॉर्ट में पैसा बनाया है ना आज, उस पैसे को बुक कर लीजिएगा, एंजॉय करिएगा उसको, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है मार्केट का वो अभी भी स्ट्रांग है। एक दो स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से लेकिन प्रेशर आ रहा है। एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन दिखाइए जरा, देखते हैं कि लास्ट के कुछ मिनटों में मैं बताऊं आपको कुछ स्टॉक्स हैं जो एकदम से ब्रूटल सेल ऑफ दिखा रहे हैं। उसमें ये आपको लिस्ट में भी दिखाई नहीं देगा। एचडीएफसी बैंक 14 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, भारती 10 पॉइंट का, एसबीआई 10 पॉइंट का। एक बार आप रिलायंस का इंटरडे चार्ट दिखाइएगा जरा स्क्रीन पर। आज सुबह पहले घंटे में रिलायंस डे हाई पर था, जब मार्केट नया 52 वीक हाई, नया लाइफ टाइम हाई लगा रहा था, लेकिन वहाँ से अब ये स्टॉक फिसल कर थोड़ा सा इंटरडे लो पर आया। इंटरग्लोब एविएशन एक और स्टॉक है जहाँ पर आज थोड़ा सा आपको सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक भी डे लो पर आया। तो कुछ स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट अब निफ्टी जो है अब कोलैप्स कर रहा है। निफ्टी 26,100 पर इस समय आपको निफ्टी आता हुआ दिखाई देगा, 26,125 पर, और
पिछले कुछ मिनटों में हम एकदम से गिरे हैं पिछले कुछ मिनटों में, और मिड कैप इंडेक्स यहाँ पर भी गिरावट थोड़ी सी बढ़ी है। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में भी थोड़ी सी सेलिंग आ रही है। अदानी एंटरप्राइजेस ये लीड कर रहा है इसको। एक बार अदानी एंटरप्राइजेस लेकर आइए जरा, ये देखिए ये भी इस समय डे लो पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और इसके बाद गुरमीत चड्ढा जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे बातचीत होगी। वेलकम बैक। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा। गुरमीत जी गुड आफ्टरनून। और गुरमीत जी को देखकर आपको लग रहा होगा कि दिल्ली में वाकई में थोड़ी ठंड बढ़ रही है, स्वेटर निकल आए हैं। गुरमीत जी मार्केट में शानदार मोमेंटम था, आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन आज के इस मूव को आप प्रॉफिट बुकिंग ही मानेंगे या समथिंग मोर? क्या व्यू है आपका? अनुज गुड आफ्टरनून। देखिए अनुज, मैंने ये पहले भी हमारी चर्चा हुई है, इसमें सप्लाई इशू ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता इसका कुछ चाहे टेक्निकल ज़्यादा अच्छे से बता सकें, पर हम हर लेवल पे ही बिकवाली देख रहे हैं। इनफैक्ट चाहे वो GST कट हो, चाहे वो लेबर रिफॉर्म्स किया हो भारत ने, हम एटॉमिक एनर्जी बिल लाने की बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस बिल आ रहा है। डिफेंस में अगर आप देखें तो एक्चुअली यूएस के साथ 2 डील हुई हैं। अभी यूएस नेवी के साथ एक 8,000 करोड़ की जो नेवल हेलीकॉप्टर्स का डील हुई है। इनफैक्ट आज गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में 4-4,500 करोड़ एडिशनल स्पेंड की बात करी, उसके बावजूद प्रेशर। तो एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है सप्लाई प्रेशर है मार्केट में, और ब्रेथ मार्केट की बहुत वीक है। उस वजह से शायद पोर्टफोलियो 26,000 जैसा नहीं दिख रहा है। निफ्टी के 500 स्टॉक्स में से केवल 175 स्टॉक्स ग्रीन में है। तो लगभग 2/3 मार्केट जो है नेगेटिव है, अगर आप टॉप 500 स्टॉक्स लें, जो कि 90% से ऊपर होता है मार्केट कैप का। तो इसलिए वो शायद ऑल टाइम हाई का फीलिंग भी नहीं आया है। बट ये ग्राइंडिंग मार्केट है अनुज, और हमने देखा है कि जब सेंटिमेंट वीक होता है तो अच्छी न्यूज़ पे भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, और जब पिछले साल बुल मार्केट था तो खराब न्यूज़ पे भी बाजार अच्छा कर रहा था। आई थिंक एक फेस है, आई एम श्योर एक स्टेज पे बिकवाली रुकेगी। 2-3 लेवल्स हैं जो मुझे लगता है ट्रैक करने चाहिए शॉर्ट टर्म में। एक तो बॉन्ड यील्ड्स हैं, जापान का 10 ईयर भी आज 180 के आसपास क्रॉस किया, उनका 30-40 ईयर जो यील्ड है वो ऑल टाइम हाई पे है। रुपी स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक इम्पैक्ट डाल रहा है। 89.7 89.8 के आज थोड़ा सा परेशानी वाली बात है वो। तो ये जो प्रेशर है तीनों तरफ से, बॉन्ड यील्ड बढ़ना, करेंसी प्रेशर आना, वो कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वहां स्टेबिलिटी आना जरूरी है बाजार को, अगर एक नया हाई बनाना है। बट ओवरऑल जैसा मैं बोल रहा हूँ, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, मैक्रो पिक्चर बहुत अच्छी इंप्रूव हो रही है, अर्निंग्स में इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो बाजार में बहुत ज्यादा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। बाजार में बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ऑटो सेल्स के आंकड़े आए, गुरमीत जी आपने देखे होंगे आई एम श्योर। एक M&M और एक आयशर मोटर्स का हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट है, बाकी सब नंबर्स काफ़ी शानदार हैं। आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगी यहाँ पर? अनुज सारे होलसेल नंबर्स अच्छे हैं। अगर आप इवन टाटा मोटर्स देखें, वो नंबर भी अच्छा है, CV का नंबर भी अच्छा है, जो कि टाटा मोटर्स ने भी पीछे कुछ समय से जो है थोड़ा सा सॉफ्ट परफॉर्मेंस दिया था, डिसअपॉइंट किया था। उसके अलावा मैंने बजाज के नंबर देखे, वो नंबर अच्छे हैं, TVS के नतीजे अच्छे हैं। अनुज, तो हमारा पोर्टफोलियो ओवरवेट है ऑटो में। हमारे पास पर्सनल और फार्म इक्विपमेंट में M&M है, हमारे पास TVS है, 2 व्हीलर्स में ऊनो मिंडा है, पोर्टफोलियो में संधार टेक्नोलॉजी है, KPIT है जो कि एक तरीके का टेक प्ले है ऑटो पे। और उसके अलावा हम 2-3 स्टॉक्स को और कर रहे हैं। लूमेक्स ऑटो है जो कि LED लाइट्स बनाता है OEMs के लिए। और इसके अलावा हम राजरत्न ग्लोबल को ट्रैक कर रहे हैं जो बीड वायर बनाता है टायर के लिए। और भी हम कई कंपनीज को ट्रैक कर रहे हैं इसके ऑटोमोटिव। हमें लगता है कि ऑटो में 3-4 साल बाद एक बड़ा स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड है, और ये खाली GST कट वाला नहीं है। ओवरऑल मुझे लगता है आपको अच्छी खासी अगले साल भी अच्छा मोमेंटम दिखेगा ऑटो में। ओके, ऑटो को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है गुरमीत जी आप। गुड आफ्टरनून। लेकिन मेरे 2 सवाल हैं आपसे। एक ही मैं पूछना चाहती हूँ, आज GDP के आंकड़े आए, काफ़ी अच्छे नंबर से 8.2% बढ़ी। उसके बाद अब देखिए RBI पॉलिसी को लेकर थोड़े ब्रोकरेज स्केप्टिकल हो गए हैं। कई का मानना है कि अब रेट कट संभव अभी भी है, और कई ऐसा मान के चल रहे हैं कि नहीं होगा, फिर भी डविश स्टैंस आ सकता है। ऐसे मूड माहौल में आप क्या एक्सपेक्टेशन लगाकर चल रहे हैं RBI पॉलिसी से, और साथ ही PSU और NBFCs पर क्या नजरिया होगा उसके मद्देनजर?
मेरा मेरा ये मानना है, और मैंने पहले भी कहा था, हम अक्टूबर में मिस कर गए। आई थिंक हमें रेट कट करना चाहिए था। कहीं ना कहीं हम करेंसी को लेके थोड़ा ओवर कॉशियस अप्रोच था हमारा वेट एंड वॉच का। देखिए, आपकी ग्रोथ 8.2 है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अभी भी 9% के नीचे है। और मुझे लगता है एक ऐसा स्टेज आएगा 1-2 साल में जब हमारी ब्याज दरें और वेस्टर्न मार्केट्स की, ग्लोबल मार्केट्स की ब्याज दरों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। क्योंकि और ना हमारी बॉन्ड यील्ड में बहुत ज्यादा फर्क रहेगा, क्योंकि वहाँ डेट लेवल्स बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है, मुझे ऐसा लगता है, हमें ग्रोथ ग्रोथ पे पूरा फोकस करना चाहिए। और अगर ग्रोथ अच्छी आएगी तो बाकी सारी चीजें एड्रेस होती हैं। और ट्रांसमिशन में भी जो है रेट के टाइम लगता है। तो मैं काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ। इनफैक्ट हम ओवरवेट हैं फाइनेंशियल्स में, हमने बैंक्स में और पोजीशन ऐड करी है। तो वो हमें थोड़ा बहुत बेनिफिट किया है। बैंक निफ्टी ने नया हाई लगाया। हमारे पास एनबीएफसीज में चोला, पूनावाला, बजाज फाइनेंस है पोर्टफोलियो में। हम कैपिटल मार्केट प्लेस पे भी जो है और वेटेज बढ़ा रहे हैं। मुथूट है गोल्ड बेस्ड एनबीएफसी में। हमें लगता है कि जैसे जैसे मार्केट रिकवरी करेगा, स्टेबल होगा, एक ये कैपिटल मार्केट प्लेस भी वापसी करेंगे। तो सीडीएसएल है, एक्सचेंजेस हैं, डिपॉजिटरीज है। तो हमारा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, मतलब अगर मैं सब सेक्टर की बात करूं तो हम तीन सबसे ज्यादा ओवरवेट पोजीशन हमारी फाइनेंशियल, ऑटो और कंजम्पशन है। गुरमीत जी, बहुत लोगों का ये कंप्लेन है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पर आ गया, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर आ गया, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो तो अभी भी 23,000 पर अटका हुआ है। स्मॉल कैप्स ने इस मार्केट में की रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया एज अ स्पेस। हाँ, कुछ स्टॉक्स तो हमेशा चलेंगे, किसी भी मार्केट में चलेंगे, लेकिन इस स्पेस को लेकर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? अनुज, हम बॉटम अप स्टॉक पिकिंग में हैं और वैल्यू चेन इन्वेस्टिंग करते हैं। कुछ एक पॉकेट्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे अगर आप कुछ केमिकल कंपनीज देखें तो वहां पे मुझे लगता है कि ऑलरेडी पिकअप होना शुरू हो गया। हम नवीन फ्लोरिन में देखा हो जब नतीजे अच्छे आए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें, जैसे फॉर एग्जांपल जेजी केमिकल्स अच्छा लगता है, जो कि जिंक डाइऑक्साइड में है। उसका एंड यूज टायर है, और थोड़ा बहुत फार्मा और हाउसिंग रिलेटेड प्ले है। और कैश रिच कंपनी है। उनका दहेज प्लांट अगले साल पूरा कमर्शलाइज हो जाएगा, वो ऐड करेगा। और 3 साल में मुझे लगता है यहाँ से रेवेन्यू डबल हो सकता है। वैल्यूएशन रीजनेबल है। सिमिलरली हमें ऑटो में कुछ छोटी एंसिलरीज हम ट्रैक कर रहे हैं। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे हमको दिखाई दे रही हैं। हमें आईटी भी अच्छा लग रहा है, स्पेशली मिड कैप आईटी। जैसी ही ट्रेड डील होगी, जैसी थोड़ा सा सेंटिमेंट ठीक होगा, थोड़ा सा मॉडरेशन आएगा एआई वाले ट्रेड में, मुझे लगता है आईटी काफी अंडर ओन्ड है। तो वहाँ मौके हमको लग रहे हैं। और इसके अलावा हम सिलेक्टिवली कुछ छोटे छोटे कंजम्पशन आइडियाज देख रहे हैं हॉस्पिटैलिटी स्पेस में, ट्रैवल टूरिज्म स्पेस में। तो हम सिलेक्टिवली देख रहे हैं। हम ऐसे बाइफरकेट नहीं कर रहे हैं लार्ज, मिड और स्मॉल। और पर बहुत बहुत जगह अच्छा शार्प करेक्शन है। कुछ कुछ स्मॉल कैप्स 40-50% गिरे हैं एक साल में, डिस्पाइट मार्केट बीइंग एट 26,000। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। थोड़ा सा अगर आप कॉन्ट्रेरियन हो सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप ग्राइंड ओवर कर सकते हैं बाजार को, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा तो है, लेकिन काफ़ी पेशेंस टेस्ट कर रहा है गुरमीत जी, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि बाजार में बहाल, लेकिन पोर्टफोलियो है बेहाल। टूरिज्म की बात की आपने, और आज से शीतकालीन सत्र भी शुरू हुआ। विंटर टूरिज्म को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बयान भी दिया है। टूरिज्म के लिहाज से अगर स्टॉक स्पेसिफिक हो पाए गुरमीत जी आप, तो कौन से होटल स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं? तो से हमारे पास इंडियन होटल्स और लेमन ट्री है। इसके अलावा हम सिलेक्टिवली और स्टॉक्स भी रिव्यू कर रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन है जो रिलेटेड है। आज हालांकि थोड़ा प्रेशर है, क्योंकि एयरबस का थोड़ा सा अपडेट आया था कि बहुत सारे एयरक्राफ्ट इम्पैक्ट हुए हैं। एक जो सॉफ्टवेयर अपडेट था, बट वो 90% हो गया है। तो मुझे लगता है ये टेम्पररी प्रॉब्लम है। ऑयल प्राइसेस वेल बिहेव्ड है। वेडिंग सीजन काफी बड़ा है। फिर इसके अलावा ओवरऑल हॉलिडे सीजन होता है लास्ट क्वार्टर, तो वो एक स्पेस अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा हम और भी कंपनीज ट्रैक कर रहे हैं। एक्सीगो को हम ट्रैक कर रहे हैं। हम देख रहे हैं। रेडगेन को ट्रैक कर रहे हैं। हालांकि अभी हमने ऐड नहीं किया है इस स्टोरी में। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंशियल इकोनॉमी है, जहाँ जिसे आप डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी या आउटबाउंड इकोनॉमी बोलते हैं, जहाँ आप एक्सपीरियंसेस के लिए स्पेंड करना चाहते हैं, हम उसको लेके काफी कंस्ट्रक्टिव हैं। ओके, उसको लेकर काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हैं। मीनवाइल थोड़ा सा मार्केट में अब फिर वापस लोअर लेवल से आप देखें तो रिकवरी आ रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग इस समय ये स्पेस आपको होती हुई दिखाई देगी। गुरमीत जी, आईटीसी पर क्या व्यू बन रहा है? आपने कुछ स्टडी की क्या कि ये जो नया टैक्स है ये किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा? अनुज, कहीं ना कहीं मुझे लगता है बाजार फैक्टर इन कर रहा था। आप देखिए, लार्ज कैप रैली में भी आईटीसी ने हार्डली मूव किया।
और जो टोटल ड्यूटी है जो कि पर स्टिक है, कितने हजार पर स्टिक है, वो उतनी स्टीप नहीं है, मेरा ये मानना है। और एक स्टेज पे मुझे ऐसा लगता है ना, ज्यादा ड्यूटी लगाने से स्मगलिंग बढ़ती है, इलिसिट ट्रेड्स बढ़ते हैं, वो हमने सारे सिन स्टॉक्स में देखा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है गवर्नमेंट भी उस चीज को लेकर अवेयर है, बट थोड़ा सा रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। अगर आप देखिए जो टैक्स कलेक्शन है गवर्नमेंट का, वो जो 11-12% के एस्टिमेट से वर्क कर रहे थे अभी तक का, मैं अगर वाईटीडी बात करूं, वो 7 या 8% है। तो कहीं ना कहीं से हमें उसको मेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी कट दिया है, इनकम टैक्स कट आया है, पीएलआई स्कीम्स हैं, एक्सपोर्ट रिलेटेड रिलीफ गवर्नमेंट देने की बात कर रही है। तो या तो आरबीआई से एक्स्ट्रा डिविडेंड आएगा, या कहीं ना कहीं सेस बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, और वही वही हो रहा है। बट बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं नेगेटिव है, क्योंकि बहुत सारा नेगेटिव प्राइस में है। आईटीसी में जो बड़ा नेगेटिव रहा है वो बैड ग्रुप का सप्लाई इशू रहा है। ये बोलने के बावजूद कि वो 26-27% से नीचे नहीं जाएंगे, उन्होंने 2 ब्लॉक और किए हैं। तो कहीं ना कहीं बाजार को मुझे लगता है उसने ज्यादा इम्पैक्ट किया है। तो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है, अगर क्योंकि अब वेट कम हुआ है बैट का, अगर एफएमसीजी बिजनेस डाइवर्स कर सके होटल्स की तरह, तो वो मेरे हिसाब से एक मीडियम टर्म ट्रिगर हो सकता है। और बाजार एक थोड़ा सा वॉल्यूम ग्रोथ देखना चाहेगा, जब उसने गॉडफ्रे फिलिप्स में देखा या वीएससी में देखा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है सिगरेट का वॉल्यूम ग्रोथ भी एक इशू रहा है। तो ये 2 इश्यूज अगर होते हैं तो नियर टर्म में आप 13-14 टाइम्स आईटीसी, अनुज, इससे सस्ता तो कोई भी निफ्टी स्टॉक नहीं मिल सकता इस फ्री कैश फ्लो जनरेशन और उस पर, बट ट्रिगर की आवश्यकता है। ओके, तो व्यू हो गया आईटीसी और गोथरे पे। लेंसकार्ट पे क्या व्यू बन रहा है गुरमीत जी? और जिस तरीके के नंबर्स आए, अच्छे नंबर्स आए, और रिपोर्ट भी देख रही थी मैं, 500 तक के टारगेट आए हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से, काफ़ी वैल्यूएशन को लेकर बड़ी बड़ी बातें हुई और चर्चा हुई। लेंसकार्ट इन लेवल्स पर, इन वैल्यूएशन के लिहाज से कैसे लग रहे हैं? काउंटर लेने लायक है क्या? श्रेया, मुझे उनकी यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी लगती है। मैंने पर्सनली एक बार घर में अपनी वाइफ के लिए उनको बुलाया था टेस्टिंग के लिए। तो आई थिंक टेस्टिंग से लेके, और उनको बाईफोकल लेंस की जरूरत थी, उन्होंने लगभग ऑलमोस्ट 30 आवर्स के उसमें डिलीवर किया था। तो आई थिंक टेक साइड पे, यूनिट इकोनॉमिक्स साइड पे ऑलमोस्ट 70-80% ग्रॉस प्रॉफिट पे बहुत अच्छा है। बट स्केल देखने के लिए बाजार मुझे लगता है वेट करेगा, क्योंकि एक टारगेट सेगमेंट जो है लेंसेज की, वो एक सर्टेन स्पेस से ही बढ़ेगी, डिस्प्रपोर्शनेट ग्रोथ नहीं आएगा। हालांकि बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज मार्केट भी है। तो जो इटर्नल में हुआ था, जब उन्होंने फूड डिलीवरी से पिवट किया था क्विक कॉमर्स में, आज ब्लिंकिट ज्यादा बड़ा हो गया है जोमेटो से, फूड डिलीवरी बिजनेस से। फिर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ऐप किया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर सस्टेनेबल हाई एक्सप्लोसिव ग्रोथ चाहिए, उसीलिए आप न्यू एज बिजनेस में जाते हैं। बाजार देखना चाहेगा ये जो उनका यूनिट इकोनॉमिक्स है, जो नेटवर्क है, नंबर ऑफ स्टोर्स हैं, इसमें और पिवट हो सकता है क्या। तो वो मुझे लगता है एक टर्निंग पॉइंट होगा लेंसकार्ट में। तो मैंने अभी पोर्टफोलियो में नहीं लिया है, हमारे पास इटर्नल है, पेटीएम है, हमने जियो फाइनेंस ले रखा है, हम नायका को वैल्यूएट कर रहे हैं, और हम और भी न्यू एज बिजनेसेस को वैल्यूएट कर रहे हैं। तो हम 10-12% वेटेज देना चाहते हैं न्यू एज बिजनेसेस को पोर्टफोलियो में। लेंसकार्ट अभी उसमें नहीं है, बट हम ओपन टू है, अगर वो नंबर्स में दिखाई देना शुरू होता है। ओके, ठीक है, वैल्यूएशन कर रहे हैं आप लेंसकार्ट को लेकर। बहुत शुक्रिया गुरमीत जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम सवालों के इतने अच्छे तरीके से जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर। काफ़ी वॉलेटाइल रहा आज का सेशन। इनफैक्ट लास्ट हाफ एन आवर अगर आप देखें तो एक उतार चढ़ाव देखने को मिला। अब थोड़ा सा रिकवर होकर 16 अंक मात्र नीचे रह गया है। बैंक निफ्टी भी अब फ्लैट है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अब क्लोजिंग की, जिस तरीके से लास्ट 30 मिनट्स में हम उतार चढ़ाव देखे? बिल्कुल, देखिए मैंने जब ये ग्राफिक्स भेजे थे तब हम डे लो पर थे, लेकिन मेरा व्यू वही था जो अभी भी है, कि क्लोजिंग से घबराएं नहीं। और स्पेशली जब हम 26,125 पर थे तब तो खास तौर से ये व्यू और ज़्यादा मटेरियल था। लेकिन एक चीज़ है, एक तेज़ी की एक स्विंग शायद पूरी हुई हो श्रेया, 26,300 के आसपास, 26,300 पर एक स्विंग शायद पूरी हुई। बैंक निफ्टी पर एक बार के लिए 60,000 पर एक स्विंग शायद पूरी हुई हो। अब मार्केट शायद 1-2 दिन का आपको कंसोलिडेशन दिखाए, और अब शायद मार्केट वेट करे आरबीआई की पॉलिसी की। आरबीआई की पॉलिसी की मार्केट वेट करे, बहुत ज़्यादा वेट करना नहीं है मार्केट को उसके लिए, और उसके बाद शायद एक फ्रेश मूव यहाँ पर बने। कल डेटा देखकर फिर एक फ्रेश व्यू लेंगे यहाँ पर कि क्या करना है हमें। ओवरनाइट रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि पता नहीं एफआईएस के मूड में क्या है, कितनी उनकी सेलिंग हुई है, क्योंकि स्क्रीन देखकर लग रहा है कि आज वापस थोड़ी सी सेलिंग है एफआईएस की। लेकिन मार्केट का लॉन्ग टर्म टेक्सचर अभी भी पॉजिटिव है। अगर आपने पिछली रैली मिस की है तो ये डिक्लाइन जहाँ भी जाकर रुक रही है एक आपको मौका ही देगी वापस री एंट्री करने का, ये मेरा व्यू रहेगा। आप देखिए मार्केट लीडिंग स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। हमेशा सबसे बड़ा इंडिकेटर वो होता है। टीवीएस मोटर का चार्ट देखिए आप, और अशोक लेलैंड का चार्ट देखिए आप जरा एक बार, और दोनों स्टॉक्स इस मार्केट में भी फ्रेश इंटरडे हाई पर है।
टीवीएस मोटर और अशोक लेलैंड दोनों लाइफ टाइम हाई पर है। ये आपको कुछ ना कुछ कह रहे हैं स्टॉक्स। चलिए यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और जो ऑटो नंबर्स हैं वो काफ़ी शानदार हैं, शायद वहाँ से बाजार को कॉन्फिडेंस आ रहा है। और दो काउंटर्स उसके अलावा जो आज फोकस है बाजार का, अपार्ट फ्रॉम ऑटो स्टॉक्स जहाँ वो खरीदारी कर रहे हैं, नाल्को और मेटल शेयर्स में से खास करके जो एल्यूमिनियम स्टॉक्स हैं यहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है। डीलर्स यहाँ BTST के एडवाइस दे रहे हैं 270 रुपये 270 के इनिशियल टारगेट्स के लिए, और बहुत सारी फंड बाइंग आज मेटल स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। इसके अलावा कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है। मार्केट फ्लैट है लेकिन काफ़ी सारे स्टॉक जैसे कि एंजल वन में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है। इनफैक्ट लॉन्ग बिल्डअप आज हुआ है और काफ़ी सारे HNIs यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ भी डीलर्स को लगता है कि 2800 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। तो एंजल वन एक काउंटर है जो आज डीलर्स BTST के एडवाइस दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। ओके, एंजल वन और नैल्को ये दोनों काउंटर्स रहेंगे रडार पर जहाँ पे BTST के एडवाइसेस। चलिए अब BTST के कॉल्स भी लेने शुरू कर देते हैं। राजेश पालवे जी बताइए, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? तो श्रेया जी, एक्साइड इंडस्ट्री यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में अगर डेली चार्ट पे देखें तो एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिखा और स्टॉक अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। ये फोर्थ कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। तो ये एक साइन है कि एक करेक्शन के बाद यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। एक्साइड इंडस्ट्री फ्यूचर के टारगेट एक्सपेक्ट करें 388 392 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 376 के आसपास। बिल्कुल एक्साइड ये हो गई राजेश पालवे जी की पिक। गाबा सर, आपका ट्रेड क्या रहेगा कल के लिए? मेरा ध्यान है पॉलिसी बाजार पर। आई थिंक पॉलिसी बाजार में जो चार्ट है उसके सब लगता है कि ब्रेकआउट के जस्ट वेटिंग फॉर द ब्रेकआउट। ट्रेड करा है 1860 पर पॉलिसी बाजार, स्टॉप लगाएंगे करीब 1840 20 रुपीज का। मेरे ख्याल से टारगेट होना चाहिए 1900 के। ओके, 1900 तक के टारगेट पॉलिसी बाजार में गाबा सर देख रहे हैं। मानस जी, BTST STBT? तो देखिए IEX के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। आज मॉर्निंग में 10 बजे के शो में भी मैंने यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन जिस तरह की क्लोजिंग है उसको देख के कॉन्फिडेंस तो आ रहा है। आई थिंक यहाँ पर इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। करंट लेवल्स पे 144 का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है और 155 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, IEX पर अरुण जी आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? जी अनुज सर, मैं मारुति के साथ ही जाना चाहूंगा। 16,100 के आसपास चल रहा है, एक ब्रेकआउट के आसपास है, तो प्रीएम्प्ट करके इसको BTST करके चल सकते हैं। 16,000 का स्टॉप लॉस रहेगा और 16,320 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। तो मारुति एज ए BTST लेके चल सकते। ओके, मारुति BTST यहाँ पे हो गए अरुण जी की ट्रेड। सादपुते जी, आप कौन सा स्टॉक सुझाएंगे? श्रेया, मैं नया कुछ नहीं ऐड करूंगा, सिर्फ साइंट के पे कमेंट करना चाहूंगा। साइंट हमने दिया था 1160 के आसपास, 1172 चल रहा है अभी। तो जो नया स्टॉप लॉस रखे 1155 का स्टॉप लॉस, नया स्टॉप लॉस रखे 1155 का, 1145 इनिशियल कहा था, तो 1155 के साथ साइंट लेके जाइए। 1200 1220 का इसका BTST का टारगेट होगा। साइंट रहेगा आपके रेडार पर। सोमिल जी, आपकी ट्रेड? मेरी ट्रेड होगी नेस्ले पर। नेस्ले पे बहुत समय से एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर। आज एक सपोर्ट लिया है 40 डेली मूविंग एवरेज पे अगेन और एक छोटा सा पुल बैक हुआ है। मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा। शॉर्ट टर्म में अच्छा रैली देखने मिल सकती है। 1225 पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट रहेगा 1320 पर। ओके, चलिए आपको अब एक बार जरा मार्केट ब्रेथ बता देते हैं आज की। थोड़ी सी आज की मार्केट ब्रेथ आपको हल्की सी नेगेटिव साइड पर दिखाई देगी, यानी कि बेरिश, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप देखें तो 92 स्टॉक्स पॉजिटिव रहे और करीब 119 स्टॉक्स नेगेटिव रहे, लेकिन फिर भी जो भी है डेटा तो ये कहेगा कि बेरिश है। लॉन्ग पोजीशंस पर आते हैं, जरा एक बार देखते हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉन्ग बने। सबसे ऊपर IEX, उसके बाद TVS मोटर, पेटीएम, इन्फो एज और PB फिनटेक। यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप आज आपको देखने को मिला। शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स में KPIT टेक, KFinTech, साइंट, हिंदुस्तान जिंक और IIFL फाइनेंस। इसके बाद आइए आप जरा शॉर्ट बिल्डअप वाले स्टॉक्स में मैक्स हेल्थ केयर, केन्स टेक्नोलॉजीज़, येस बैंक, ओबेरॉय रियल्टी और पेज इंडस्ट्रीज़। और फाइनली लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ हुई? पिरामल फार्मा 0.25% गिरा, बजाज फाइनेंस, आइनॉक्स विंड, इंडस टावर और वोल्टास, यहाँ पर भी आज नेगेटिव साइड के मूव्स रहे। चलिए, हम अक्सर बात करते हैं हमारे यहाँ पर IPOs को जो सब्सक्रिप्शन मिलती हैं उसको लेकर। फॉर एग्जांपल, जब LG इंडिया को 6 लाख करोड़ की बोलियाँ मिली थी, उसको लेकर लग रहा था कि कितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो गया। चीन में एक IPO है जिसको
उस लेवल का सब्सक्रिप्शन मिला है जो आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे। चीन की एनवीडिया मानी जाने वाली कंपनी मूर थ्रेड्स, अब मैं इसका नाम सही पढ़ रहा हूँ नहीं तो हरमा से ही जानेंगे, लेकिन इसके आईपीओ को 4100 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन मिला। और जो सब्सक्रिप्शन है वो अगर डॉलर्स में देखें तो 4.5 ट्रिलियन डॉलर के करीब, मतलब एनवीडिया की मार्केट कैप जितनी डिमांड यहाँ पर। हरमास, क्या मामला है? कंपनी का नाम सही पढ़ा क्या मैंने, और एग्जैक्टली हुआ क्या यहाँ पर? नहीं, नाम तो सही पढ़ा आपने। और कंपनी हो ना, लव इट और हेट इट, यू कांट इग्नोर इट। वो चीन के एआई ट्रेड्स इसी तरह के चल रहे हैं आजकल। हमने काफ़ी सारे बार इसके कुछ कंपनियों की चर्चा भी की है। तो मूर थ्रेड्स ये चीन की एनवीडिया माने जाने वाली कंपनी है जिसका आईपीओ पिछले हफ्ते बंद हुआ था, और जिस तरह के सब्सक्रिप्शन इसे मिली है उससे ये एक चर्चा का विषय बन गया है। 4126 गुना की डिमांड इसे मिली है मूर थ्रेड्स के आईपीओ को। अब अगर इसका कुल निवेश देखा जाए तो लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर का निवेश, इसकी बोलियां लगी है इस आईपीओ में। जबकि शुक्रवार की क्लोजिंग से अगर देखें तो एनवीडिया की मार्केट कैप जो थी वो लगभग 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स थी, यानी कि एनवीडिया की मार्केट कैप से ज़्यादा इस आईपीओ में बोलियां लगी है। अब ये मूर थ्रेड्स असल में है क्या? अब मूर थ्रेड्स एनवीडिया जिस तरह के जीपीयूज यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाती है, ये उसी तरह के जीपीयूज बनाने का कारोबार करती है और चीन में इस जीपीयूज का उत्पादन होता है। आईपीओ की साइज लगभग $1 बिलियन की थी। 8 बिलियन युआन के उन्होंने फंड जुटाए 54 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर। और अगर आपने इस आईपीओ में बोली लगाई है तो आपका 0.03% चांस है कि अगर आपको इसमें अलॉटमेंट मिले। मैं कहीं पढ़ रहा था कि इसमें लिखा है कि या तो आप बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हैं या तो आप वेल कनेक्टेड है, जिससे वजह से आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल सकती है। अब इसकी स्थापना की थी जेम्स जांग जियांगजोंग नाम के शख्स ने। अब ये जेम्स जांग जियांगजोंग है कौन? ये चीन में पहले एनवीडिया का कारोबार संभालते थे। 14 साल तक उन्होंने एनवीडिया के साथ कामकाज किया। उसके बाद फिर जाकर के उन्होंने 2020 में ये मूर्स थ्रेड्स की स्थापना की और जाकर के फिर इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है। और ना सिर्फ ये एनवीडिया बल्कि AMD के पुराने इंजीनियर्स भी इस कंपनी का हिस्सा है। सो काफ़ी सारा अनुभव लेकर इस कंपनी की स्थापना की गई है, फिर चाहे वो एनवीडिया हो चाहे वो AMD हो। लेकिन अब मूर्स थ्रेड्स असल में जो है, जिस तरह के नंबर्स अगर देखे जाए तो 4 साल हुए इस कंपनी को स्थापित हुए और 4 साल में उन्होंने 4 जनरेशन के आर्किटेक्चर का रोल आउट ऑलरेडी कर दिया है। बावजूद इसके कि 2000 ये तो चार है, सुरी, चुंगजियाओ, क्यूमन और पिंगू, ये 4 आर्किटेक्चर उन्होंने लॉन्च किए हैं पिछले 4 सालों में। और 4 आर्किटेक्चर लॉन्च हुए बावजूद इसके कि 2023 से ये यूएस लिस्टेड एंटिटीज की लिस्ट में है, जो कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी का वो इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये उन कंपनीज के लिस्ट में है। अक्टूबर 2023 से इस कंपनी को इस लिस्ट में डाला गया था और बावजूद इसके उन्होंने इन 4 आर्किटेक्चर्स की जो है लॉन्च किए हैं। अभी भी कंपनी घाटे में है। 271 मिलियन का घाटा हुआ था फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में। आय में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। उसी तरह की हाई ग्रोथ लॉस मेकिंग कंपनीज में से एक है। लेकिन अभी भी शंघाई के स्टार एक्सचेंज में अभी तक लिस्टिंग की कोई डेट तय नहीं हुई है। लेकिन जिस दिन ये लिस्टिंग होगी उस दिन यही सबसे बड़ा चर्चा का विषय होगा। चीन की एनवीडिया भारी आईपीओ सब्सक्रिप्शन। अब देखेंगे लिस्टिंग वाले दिन क्या होता है। देखते लिस्टिंग वाले दिन क्या होता है। शुक्रिया हरमज। हरमज ने पिंगू का नाम लिया तो मुझे बचपन याद आ गया। पिंगू, आपको नहीं पता होगा, श्रेया एक कार्टून आता था डीडी डेज में, एक पेंगुइन होता था, वो हरमज को याद होगा, है ना। हमारी मतलब उस समय के लोगों को सबको याद होगा, 80s 90s किड्स को याद होगा, उसके बाद नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और शुक्रिया हरमज। 9 मिनट बचे हैं मार्केट की क्लोजिंग में। सुबह हम पॉइंट आउट कर रहे थे थोड़ी सी बाइंग आ रही है इंश्योरेंस स्पेस में, और ऑब्वियसली पीबी फिनटेक उसमें क्लियरली स्टैंड आउट कर रहा है। ये गावस्कर ने लिया था पीबी फिनटेक, है ना। हाँ, गावस्कर क्या टारगेट था आपके इसमें? 1900 का, मेरे ख्याल से 1900 का तो फर्स्ट टारगेट रहेगा, वहाँ तक मेरे ख्याल से जाना चाहिए। 1900 के टारगेट रहेंगे। मीनवाइल एक बार जरा राजेश पालवे जी, टीवीएस मोटर पर अब क्या व्यू बन रहा है? क्या ये 4000 की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे? अब बिल्कुल अनुज जी, तो स्टॉक में क्लियर अप ट्रेंड है और स्टॉक में अगर हम देखें तो जो एक माइनर डिप मिला था वहां पे वापस से बाइंग इंटरेस्ट बना और स्टॉक में आज का मूव काफी इंकरेजिंग है। और हमें लगता है कि अब ये 3640 के ऊपर अगर सस्टेन रहता है तो ये कंटिन्यूटी रहेगी 3850 की तरफ।
और फाइनली हमें लगता है कि यस ये 4000 की तरफ भी बढ़ सकता है। स्टॉक में ओवरऑल स्ट्रेंथ है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम, तो बाय एंड एक्यूमुलेट की ही स्ट्रेटेजी रखना चाहिए स्टॉक में जब तक ये 3600 के ऊपर सस्टेन है। ओए के बाय और एक्यूमुलेट कर सकते हैं टीवीएस मोटर्स को। जो थोड़ा सा हमें डेंट पड़ता हुआ नजर आया उसमें सबसे ज़्यादा टूटा रियल्टी स्पेस, और लोधा डेवलपर्स पे बिकवाली की राय भी आई थी राजेश सातपुते जी की तरफ से। एक बार रियल्टी स्पेस रखिएगा स्क्रीन पर। 1% के करीब करीब गिरावट निफ्टी रियल्टी में देखने को मिल रही है, और सबसे ज़्यादा डेंट हेल्थ के स्पेस पे उसके बाद अगर आप देखें तो पड़ता हुआ नजर आया। रियल्टी स्पेस से सिर्फ सिग्नेचर आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा आज के सेशन में। मुझे याद है शरद जी ने पिछले कुछ सत्रों पहले इसको शुमार भी किया था मिड कैप फंडा में। ओबरॉय भी अब बहुत टूट रहा है। राजेश सातपुते जो ओबरॉय का भी चार्ट देख लीजिए, यहाँ पर भी शॉर्ट साइड की ट्रेड बन रही है क्या? हाँ बिल्कुल, अगर आप ओबेरॉय का चार्ट देखें और इवन इसका एफ का डेटा भी देखें, तो जब देखिए ओपन इंटरेस्ट इज अप बाय 4% एंड प्राइसेस डाउन बाय 2%, तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप है। अगर आप स्ट्रक्चर भी देखें इसका, अगर आप डेली चार्ट देखें तो 1670 1680 के आसपास यहाँ पे क्लस्टर था, रेजिस्टेंस था, सप्लाई पॉइंट था, और एग्जैक्टली इसे लेवल को टेस्ट होने के बाद ये रिवर्सल है। इसका जो पहला टारगेट आएगा या आप कह सकते हैं पहला सपोर्ट आएगा, तो आएगा 1600 के आसपास, जहाँ पे पुट राइटर खड़े हैं। लेकिन अगर 1600 टूटता है तो पूरे चांसेस है ये 1550 1560 तक का फॉल कंटिन्यूएशन में जाए। अगर सेल साइड की पोजीशन बनानी है तो स्टॉप लॉस होगा आपका 1645 का। ओके चलिए, अब ठीक है, मार्केट थोड़ा सा आज नर्वस जरूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोलैप्स के साथ बंद हुआ है। टुवर्ड्स द एंड थोड़ी रिकवरी तो यहाँ पर आई है, लेकिन एक स्टॉक जहाँ पर रिकवरी का नामो निशान तक नहीं है वो है केन्स टेक्नोलॉजीज़। एक बार वापस केन्स का चार्ट लेकर आइए और ये स्टॉक ज़रा एक बार देखिए इसे केन्स को, और मैं एक बार इसका थोड़ा लंबा चार्ट ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। 7822 का 52 वीक हाई था जो एग्जैक्ट 1 जनवरी को लगाया गया था, और उसके बाद से ये स्टॉक लगातार गिरावट में रहा है। आई थिंक ये शायद थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उससे पहले भी एक्चुअली अगर आप देखें तो उसके पहले का हाई इवन उससे भी ज़्यादा था, करीब 7600 7700 था पिछले साल ये स्टॉक, और वहाँ से ये गिरा है एक्चुअली। अब ये देखिए ये समय स्टॉक ये कहाँ तक जा सकता है। सौमिल एक बार चार्ट देखिए केन्स का, और क्या ये अभी भी शॉर्ट प्ले है ये? एब्सोल्युटली अनुज, ये लास्ट मिड अक्टूबर से सिर्फ 3 या 4 बार आई थिंक पॉजिटिव क्लोज दिए हैं, बाकी सारे दिन नेगेटिव क्लोज हैं। एवरेजेस के नीचे कॉन्स्टेंटली चल रहा है, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जरा भी हाथ डालना चाहिए। द नेक्स्ट लेवल ऑन द डाउन साइड वुड बी अराउंड 4600 के आसपास इन द मीडियम टर्म आउटलुक, और यहाँ से व्यू नेगेटिव ही रहेगा। एग्जिट की स्ट्रैटेजी रखे, या तो अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो ऊपर में एक 5750 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। व्यू बहुत ही नेगेटिव है, वन साइडेड नीचे रैली है बिकॉज मंथली और वीकली चार्ट्स में भी लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, सो व्यू नेगेटिव व्यू है केन्स टेक पर, ठीक है। और काफ़ी डेंट पड़ा भी स्टॉक पर, पिछले 6 महीने का भी चार्ट अगर आप देखेंगे तो। कुछ और काउंटर्स जहां पर डेंट आज के सत्र में पड़ता हुआ नजर आया, एक बार फार्मा स्पेस रखिएगा, और इप्का लैब 2.5% की गिरावट के साथ क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। ग्लैंड फार्मा, बायोकॉन 1% की करीब गिरावट, सन फार्मा भी इस लिस्ट में शुमार है। लेकिन लॉरस लैब्स रखिएगी स्क्रीन पर। सोमिल जी वापस आपके पास ही आना चाहूँगी। रिपोर्ट में देख रही थी सुबह सुबह और सेल साइड की कॉल आई थी, लेकिन लॉरस लैब्स अगर आप देखें तो आपने कहा था कि यहाँ पे रिकवरी के कुछ संकेत मिल रहे हैं। उस पर अभी भी आपका स्टैंड क्लियर है? इन पे क्या करना चाहिए? 1029 के लेवल पर लॉरस लैब पर क्या व्यू रहेगा? अभी फ्रेश व्यू? एब्सोल्युटली पॉजिटिव, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, बिकॉज अभी भी ये 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। देयर इज नो साइंस ऑफ रिवर्सल फ्रॉम हियर, मतलब यहाँ से कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा साइन है कि यहाँ से नीचे गिर जाएगा।
हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है ऑन द वीकली चार्ट्स, मंथली चार्ट्स, सारे एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। ग्रेट मोमेंटम, जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हम ट्रैक भी करते हैं उसमें भी फ्रेश बाय आया है, बिकॉज थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ था लास्ट मंथ और फिर से वो ब्रेकआउट ऊपर के तरफ आया है। तो मेरे ऊपर के टारगेट्स 1100-1150 के होंगे इन द मीडियम टर्म आउटलुक। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है अभी, दैट इज 970 पर। ओके, 970 पर। एक आखिरी बार एक स्टॉक देखते हैं, वोकहार्ट। सर्किट अब 20% के सर्किट के साथ ये स्टॉक डे रैप करने जा रही है। देखिए क्या ज़बरदस्त मोमेंटम है। आज 200 डे मूविंग एवरेज भी क्रॉस किया इसने, न्यूज़ भी आई और उसके बाद शानदार मोमेंटम में ये स्टॉक। एफएनओ में एक स्टॉक जो क्लियरली आज टॉप गेनर बन के जा रहा है वो है IEX। BTS से ट्रेड भी दी ये मानस ने इस पर। IEX लेकिन करीब 6% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा इस समय। ये देखिए 8 रुपये ऊपर, शानदार मोमेंटम है यहाँ पर। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और मार्केट क्लोज समझते हैं। एक बार निफ्टी 30 पॉइंट नीचे रहा आज, बैंक निफ्टी करीब 85 पॉइंट नीचे रहा, लेकिन ध्यान रखिएगा डे हाई से काफ़ी फिसले हम। मिड कैप इंडेक्स आज हल्का सा रेड में था। हालांकि आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप देखें स्मॉल कैप वो ग्रीन में बंद हुआ। बहुत दिनों के बाद स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई और निफ्टी IT चमका आज की ट्रेड में। एडवांस डिक्लाइन ठीक ठाक था, 1280 बढ़ने वाले शेयर, 1647 गिरने वाले शेयर। देखते हैं सेक्टोरल लूजर्स कहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर आया। इसमें सबसे ऊपर रियल एस्टेट 1% नीचे था ये इंडेक्स। फार्मा में हल्की सी गिरावट थी, फाइनेंशियल्स में आज थोड़ी सी गिरावट आई, FMCG में गिरावट हल्की सी, ऑयल एंड गैस और निफ्टी बैंक ये भी आज थोड़ा हायर लेवल से करेक्ट हुआ। अब आते हैं हम जरा सेक्टोरल गेनर्स पर। सबसे ऊपर निफ्टी ऑटो, शानदार ऑटो सेल्स के नंबर्स, एक दो कंपनियों को छोड़ दें तो, और इंडेक्स करीब 3-4% ऊपर। मेटल्स लगातार एक बात हो रही है कि डॉलर का एक फ़ायदा मिल रहा है इसको, ग्लोबल क्यूज़ का। निफ्टी IT में भी कमोबेश उसी का फ़ायदा। PSU बैंक्स, कैपिटल मार्केट और डिफेंस यहाँ पर हल्की सी बाइंग थी। चलिए निफ्टी लूजर्स पर आते हैं। इनमें आपको दिखाई देंगे कुछ बड़े स्टॉक्स जैसे कि इंटरग्लोब एविएशन, सन फार्मा, ट्रेंड हल्का सा गिरा, अदानी एंटरप्राइजेस में हल्की सी गिरावट आई, बजाज फाइनेंस और उसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर करीब 2.7% नीचे रहा आज। गेनर्स पर आते हैं अब जरा निफ्टी के। उसमें सबसे ऊपर टाटा मोटर्स था, करीब 0.25% ऊपर। मारुति यहाँ पर अच्छी रैली। आयशर में भी टूवर्ड्स द एंड वापस रिकवरी आई, 1.25% ऊपर। कोटक महिंद्रा बैंक ये भी करीब 1.25% ऊपर था। HCL टेक ये भी करीब 1% ऊपर और BEL यहाँ पर भी करीब 1% की तेज़ी आपको देखने को मिली। चलिए आपको एक और अपडेट देनी थी। हमारा स्पेशल सीरीज़ मार्केट गुरुकुल जी वापस आ रहा है और सीज़न 3 में CNBC आवाज़ की एक स्पेशल पहल है। 2 दिनों का ये एक्सक्लूसिव वेबिनार है जिसमें हम आपको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल्स और फंडामेंटल एनालिसिस, IPO मार्केट, करोड़पति मैथ और बहुत कुछ आपको बताएंगे। एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, समय समय पर उसमें कैसे रीबैलेंसिंग हो। मार्केट गुरुकुल का हिस्सा बनने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को स्कैन करें और बाज़ार में कामयाब होने की दिशा में एक कदम ज़रूर बढ़ाएं। तो श्रेया, मेरी अपील होगी दर्शकों से रजिस्टर करें इसमें और ज्वाइन करें, क्योंकि पिछले जितने भी गुरुकुल रहे हैं उसमें हमने कुछ ना कुछ नया सीखा है। इस बार भी हम कुछ ना कुछ नया ही सीख कर जाएंगे। इस बार भी कुछ नया होगा। 13 और 14 दिसंबर को 2 दिन के इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में ज़रूर इसका हिस्सा बने। और जो लोग अक्सर क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि ज्वाइन कैसे करना है, QR कोड जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा है उसको स्कैन करके जुड़े। ओके, हम सेशन वाइंड अप कर रहे हैं और काफ़ी उतार चढ़ाव वाला सेशन रहा। शुरुआत अच्छी हुई और एज एक्सपेक्टेड मुनाफा वसूली देखने को मिली, फिर थोड़ा और डेंट गहराया, उसके बाद फिर एक रिकवरी के साइंस। लेकिन मंगलवार का सेशन कैसा रहता है वो देखने वाली बात होगी। फिर से मुलाकात होगी कल सुबह पूरे पैनल के साथ। तब तक के लिए बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार। आज हो सकता है मार्केट एक बार के लिए ऊपरी लेवल पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखा दे, क्योंकि जब हर कोई पॉजिटिव हो जाए, सब कुछ बुलिश हो जाए, तब मार्केट थोड़ा सा कई बार एक गुगली फेंकता है। ये पॉसिबिलिटी रहती है हमेशा। 26,300 से 350 का जोन जो है ना, ये बाइंग का जोन नहीं है। यहाँ पर चाहें तो आप थोड़े प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर 26,350 फेल हो तभी उस चीज़ को समझिएगा। 26,350 अगर फेल हो, इंट्राडे में प्योरली एक 26,400 के स्टॉप के साथ आप सेल कर सकते हैं, जो
मुझे लग रहा है कि आपको एक बार वापस 26,200 250 दिखा दे शायद। आज निफ्टी बैंक पर हमारा 60,000 का तीसरा टारगेट पूरा हो जाएगा। 60,000 पर मेरा ये मानना है कि आपका हक बनता है एक बार प्रॉफिट बुक करने का, अगर आपने 58,000 पे लॉन्ग कराया तो। 60,000 पे मैं बेरिश नहीं हूँ, लेकिन 60,000 पर मुनाफा वसूलना ज़रूरी है एक बार के लिए। उसका रीज़न है जस्ट एकदम नियर टर्म में बैंक निफ्टी काफ़ी ओवरबॉट हो गया।